हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक और नए चैप्टर के बारे में। इस नए चैप्टर के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने न्यूरॉन सेल्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, साथ में हम इसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे अपने कोऑर्डिनेशन सेंटर ब्रेन के बारे में भी। लेकिन इससे पहले मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से बताना चाहूंगा, तो अच्छे से सुनिएगा। देखिए, क्या है कि आप अगर लगातार मेरे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इन चैप्टर के अंदर बहुत ही कमाल के वीडियोस जो हैं वो बना करके रखे हैं, जो कि 1 घंटे के वीडियो को मैंने 16 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट के अंदर प्रिसाइज करके और कंप्लीट वीडियो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई डिटेल आपको छूटी हुई मिलेगी, मैकेनिज्म सारी की सारी मैंने अच्छे से डायग्राम वीडियोस के साथ में बताई हुई है। तो आप उन वीडियोस को, जो आपने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक, तो लेट नहीं हुई है, जाकर के आप कभी भी देख सकते हैं, आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई 11th में है या फिर नीट में है और वो बहुत ही प्रिसाइज चीज़ों में या फिर बहुत कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ नहीं करनी है। एक हैंडबुक आती है, फ्लिपकार्ट पे है, अमेजोन पे है और मीशो पे आपको मिल जाएगी। मीशो पे सबसे कम प्राइस में है वैसे वो, तो आप उस हैंडबुक को परचेज करना होगा या परचेज कर लीजिए, जिसका नाम है वेदांत हैंडबुक बायोलॉजी। उस हैंडबुक को परचेज करने के पीछे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, रीजन है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कमाल के डायग्राम्स भी हैं और पूरी एनसीईआरटी को समेट करके कुछ चंद पेजेस के अंदर बताया गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर मिलते हैं आपको 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विथ सॉल्यूशन, तो आप वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियरी है। और वो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं, वो कंप्लीट एनसीईआरटी, जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे बस आप पीछे पहुंचे, क्वेश्चन सॉल्व करिए, दैट्स इट, आपकी प्रिपरेशन एकदम फिनिश हो जाएगी। अगर आप नीट की प्रिपरेशन के लिए आगे का सोच रहे हैं ना और आप क्लास 11th में, तो वो बुक आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट मानी जाएगी। नंबर 2 बात, मैंने उसी बुक के अकॉर्डिंगली, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं। तो अगर आप उस वीडियोस को देख रहे हैं और आपको एक हैंड रिटन नोट चाहिए कि सर आपकी नोट्स कहाँ मिलेगी, सर आप कैसे पढ़ेंगे इस चीज़ को, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको मेरी हैंडबुक के साथ में आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप उसके साथ में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। और जब आप इन पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना बेनिफिट आपके एग्जामिनेशन, आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी कि भाई आपको वीडियोस देखना है और हैंडबुक ले लेनी है, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सकें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं फ्री टेस्ट सीरीज, जैसे बुक के अंदर तो क्वेश्चंस लिमिटेड है, राइट, उसमें आप क्वेश्चन लगा लिए, दैट्स इट, हो गया भाई, जितने क्वेश्चंस उतने लग गए। लेकिन आप अगर किसी चैप्टर के अंदर और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन लेकर के आया हूं। उसके लिए ऑप्शन है गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद वेदांत बायोलॉजी का मोबाइल ऐप, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्री टेस्ट सीरीज में पड़े भी हुए हैं और कई क्वेश्चंस पेपर्स अपलोड किए भी जाएंगे। तो जब भी अपलोड किए जाएंगे नोटिफिकेशन उससे मिल ही जाएगा आपको। साथ में आप मेरे कम्युनिटी से जुड़ जाइए व्हाट्सएप पे, जिसके ऐप से लगातार आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब आते हैं सीधे अपने चैप्टर के ऊपर। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूं न्यूरॉन सेल और नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी ही नहीं, जितनी भी एनिमल्स बॉडी हैं, जब एनिमल्स धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगे, एनिमल्स धीरे धीरे डेवलप करने लगे, तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी जर्म लेयर थी जिनका मेन काम ही था कि वो आपके नर्वस सिस्टम को बनाए, वो आपके कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाए, वो आपके ब्रेन को बनाए। तो ये जब जर्म सेल्स जब आगे जाकर ये जब जो जर्म लेयर्स थी, जैसे कि इक्टोडर्म पढ़ा होगा, मीजोडर्म पढ़ा, इंडोडर्म पढ़ा था, जब ये फुली डेवलप हुई तो इन्हीं लेयर से जो है जा करके आपके बने नर्वस सिस्टम या फिर आपकी ब्रेन। और जब ये डेवलप हुए तो हमारे अंदर कई ऐसे फंक्शंस डेवलप हुए जो हमारे लिए काफी जरूरी थे। एग्जाम्पल के तौर पे छोटी छोटी प्रकार की बातें बताते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनिमल हैं, लेकिन अगर हम अनकॉन्शियस हो जाएं, अनकॉन्शियस मतलब कोई हमें टच करे तो हमें फील ना हो, हमें भूख लगे तो हमें, मतलब हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। और ये किसी भी लिविंग बीइंग का सबसे ज्यादा डिफाइनिंग फीचर माना जा सकता है कि हम सेंसेस को कैप्चर करते हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है, हम रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज के ऊपर।
जब आप ऐसी चीजों को करते हो तो आपके मन में आता होगा कि आखिर ये चीजें कहां। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, उन्हीं चीजों को समझा रहा हूं जो चीजें मेरी ब्रेन में स्टोर्ड है। इसका मतलब जो चीजें मैंने पहले एक्सपीरियंस कर रखी है, और जो मैं बोल रहा हूं, मुझे जो कमांड दे रहा है वो कमांड कोई और नहीं दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। अगर मेरे पास ब्रेन ही ना हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या बोलना है। मैं पुराने एक्सपीरियंस को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊंगा कि मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, कौन से वर्ड यूज करने, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर ब्रेन, और ये सभी ब्रेन के अंदर तभी स्टोर है जब आप उसके लिए ट्रेन किए गए। और ट्रेन कब करते हैं? जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप लिखाई कर रहे हैं, जब आप चीजों को सीख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें ही हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका ब्रेन जो है वो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। जो भी आप लर्न करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो सारी चीजें इसी ब्रेन के अंदर रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेंच, भाई मैंने कभी फ्रेंच तो पढ़ी नहीं है, तो अगर आप बोलेंगे सर आप फ्रेंच बोले, नहीं बोल पाऊंगा भाई, जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो कैसे बोलूंगा, मैंने पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो कैसे बोलूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई तमिल मूवी देखिए और अगर आपको उसमें का कोई डायलॉग अच्छा लग जाए तो आप भाई उस डायलॉग को आप बार बार याद करते, लर्न करते हैं, और वो आपके दिमाग में छप जाता है एक तरह से, ठीक है, और फिर आप उसको डिलीवर करते हैं। बट ये जो डिलीवर करने वाला हुआ, या जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन में लेने वाला हुआ, या जब आपने कोई विजुअल देखा, तो ये सारी विजुअल आपके अंदर आई कैसे? ये विजुअल कैसे आपको पता चला कि ये आग जो है वो गर्म है? कैसे आपको पता चला बर्फ जो है वो ठंडा है? ये सारी चीजों के पीछे का जो साइंस है वो है आपका नर्वस सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन को टेकअप करेगा और इंफॉर्मेशन को टेकअप करके आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। और हर एक इंफॉर्मेशन, मैक्सिममली इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती ही है। लेकिन किसी किसी इंफॉर्मेशन के अंदर ऐसा होता है कि बॉडी को इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना होता है, तो पहले वो रिस्पॉन्स करती है इंफॉर्मेशन को, बाद में ब्रेन, मतलब लेकिन ये बात क्लियर है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक पहुंचेगी। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। जब आप बात करते हैं ना किसी भी चीज को टच करने, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है? वो एक स्टिमुलस है। इन टर्म्स को याद रखिएगा, आगे काम देगा। जैसे मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हॉट ऑब्जेक्ट एक स्टिमुलस है। अगर मैं किसी भी चीज को देख करके डर गया तो वो जो डरावनी चीज है वो एक स्टिमुलस है। तो ऐसी चीज जिसके ऊपर हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी ना, वो क्या है? स्टिमुलस। जैसे हमारी बॉडी भी नॉर्मल कंडीशन में है, अचानक से मुझे कोई एक थप्पड़ मार के चला जाए तो वो थप्पड़ से मेरी बॉडी में चेंजेस आएगा। क्यों मारा थप्पड़? मतलब कहने का मतलब ना, मैं कोई से बता रहा हूं क्यों मारा थप्पड़। तो ये जो चीज, जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जैसे हमारी एक नॉर्मल कंडीशंस को चेंज कर दे, हमारे नॉर्मल पोजीशन को, नॉर्मल कंडीशन को चेंज कर दे। अब वो चेंजेस कभी कभी मुंह से दिख जाएगा, मुंह से दिख जाएगा मतलब हाँ, मुंह से दिख सकता है भाई, बहुत तरह से मुंह से दिख सकता है, हाथ पैर से दिख सकता है। तो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से आपको जो है वो आप डिलीवर कर सकते हैं, किसी दूसरे को रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है भाई आप रिएक्ट ना करें, लेकिन आपके ब्रेन में तो वो चीजें चलेंगी ही चलेंगी। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो होगा, और यही जो रिस्पॉन्स है ना, ये रिस्पॉन्स होता है आपके नर्वस टिश्यूज के द्वारा, न्यूरॉन सेल्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। और नर्वस सिस्टम की मेन यूनिट ही जो है वो आपकी न्यूरॉन सेल होती है। तो मेरे कहने का मेन मतलब यही है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलस पे रिएक्ट करना, यही चीज कहलाता है आपका क्या? यही चीज आपका कहलाता है जिसको आप नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टिमुलस में हमारी बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है। अब स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी बट रिएक्ट करती है या रिएक्ट जिसके थ्रू कर रही है वो तो है आपका नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। लेकिन जो उन्हें कमांड दे रहा है वो कोई और नहीं, वो है आपकी ब्रेन। चाहे वो कमांड आपकी कंट्रोल में हो, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो, चाहे वॉलेंट्री, मतलब चाहे वो कमांड आपकी वॉलेंट्री हो, कमांड में हो, या फिर चाहे वो कमांड जो है इनवॉलेंट्री हो। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, और वो कमांड भी ब्रेन ही ऑपरेट करता है। लेकिन वो चूंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो उसको ब्रेन का एक अलग रीजन कंट्रोल करता है। क्योंकि हमारी ब्रेन में ना 3 रीजन है, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन वो रीजन में आते हैं जो इनवॉलेंट्री कमांड को ज्यादा कंट्रोल करते हैं। अब अगर कोई आपकी लंग्स है, रेस्पिरेशन कर रही है, हार्ट बीट कर रही है, तो ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री एक्शन है ना। तो इसको हमारी जो
हिंड ब्रेन है जनरली वो कंट्रोल करती है। बट जब हम किसी चीज को बोले, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्पीचिंग, रिकॉग्निशन, गोल, ये सब चीजें फोर ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। किसी भी विजुअल को देख करके उसको याद करना, दैट इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो ये सब फोर ब्रेन के पार्ट है जो ज्यादातर वॉलेंट्री एक्शन को जो है वो फॉलो करते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल में बताऊं। बट उसके पीछे मतलब कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसके पीछे का मेन रीजन कौन है? मेन रीजन है ब्रेन। लेकिन ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को इस मसल्स के पास भेज रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मसल्स कंट्रोल में तो है ब्रेन के, लेकिन उस कंट्रोल करने के लिए वायर, भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास लाइट, हाँ जैसे मान लीजिए कोई लाइट लगी हुई यहाँ पे, मान लीजिए लाइट है कोई, यही देख लीजिए। अब ये लाइट जल तो रही है, ग्लो तो कर रही है लाइट, लेकिन ये लाइट अगर ग्लो कर रही है तो भाई इसको ग्लो करवा कौन रहा है? इसको ग्लो करवा रहा है मेन सर्किट मतलब ब्रेन। लेकिन इसके अंदर लाइट आ किसके थ्रू रही है? वायरलेस नहीं है, मतलब आ किसके थ्रू रही लाइट? वायर के थ्रू आ रही ना। तो वायर जो हो गया वो क्या हो गया? न्यूरॉन सेल। और जहां से इंफॉर्मेशन आई वो क्या हो गया? ब्रेन। अब आपको समझ में आया? यहां से इंफॉर्मेशन आई वो क्या है? ब्रेन। लेकिन यहां से एक वायर गया है, न्यूरॉन सेल। और एक्टिविटी पर कहां परफॉर्म हो रही है? जहां मेरा हाथ है भाई साहब, समझ रहे हो नहीं मेरी बात? तो ये एक्टिविटी परफॉर्म जो मसल के थ्रू हो रही है, मसल्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है न्यूरॉन, और न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहा है ब्रेन। ब्रेन इज अ कोऑर्डिनेशन सेंटर, भाई ये यहां कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जिसके थ्रू कर रहा है वो कौन है? वो है आपकी न्यूरॉन सेल। यही मैं आपको बता दूं। तो हमारे नर्वस सिस्टम जो है, इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हमने इन्हें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है। नंबर 1, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कि हम लोग ब्रेन कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे कि हम लोग हमारी बॉडी के अंदर, हमारी मसल्स के पास में जो भी नर्व सेल है, पूरी ब्रेन से लेकर के जो भी न्यूरॉन सेल अदर बॉडी पार्ट्स में गए हुए हैं, उन्हें हम लोग जनरली बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं भैया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बॉस, सबका बाप, वो है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है वो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री हर तरीके के रिएक्शन कर सकता है, बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। एंड अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी आपके ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गन से आता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है, और स्पाइनल कॉर्ड से आते हुए वो कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। तो इस बात को, बट कई रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत क्विक होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं हम ब्रेन पास नहीं भेजेंगे, पहले हमको बॉडी को बचाना है। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट छुआ ना, अब वो ब्रेन नहीं जाएगा कितना हॉट कितना नहीं, पहले आपका हाथ अपने आप हट जाएगा। तो जो अपने हाथ से हाथ हटाना, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक एक्शन है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो दो पार्ट है। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड सेकेंड वन इज दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जिसके थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है। किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल मेरे हाथ में, तो पेरिफेरल में कोई इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं? तो इसमें जो है दो आते हैं पेरिफेरल, दो। एक वो जो हॉट ऑब्जेक्ट छूने पे, हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ, उसका हीट फील हुआ, यहां से जाता 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 कहां पहुंचा? ब्रेन में पहुंचा। तो ये हो गया इफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। अफरेंट, दैट इज अफरेंट न्यूरॉन इस जो न्यूरॉन था जिसने इंफॉर्मेशन को लिया और ब्रेन तक पहुंचाया, इंफॉर्मेशन को लिया, स्टिमुलस को लिया, ब्रेन तक पहुंचाया, ये अफरेंट न्यूरॉन है, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है ना। नंबर दूसरा, अब ब्रेन तक तो, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक तो आ गई इंफॉर्मेशन, बट ब्रेन ने कहा भाई अब तुम्हें रिस्पॉन्स करना है। तो रिस्पॉन्स जब तुम्हें करना है ना, तो रिस्पॉन्स के लिए जो न्यूरॉन जा रही, मतलब ब्रेन टू रिस्पॉन्स, वो जहां स्टिमुलस या रिस्पॉन्स करने के लिए मसल के पास में जा रही है, तो वो है आपकी मोटर न्यूरॉन। तो ये दो न्यूरॉन आप पढ़ना है, पेरिफेरल में दो न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर। ओके, दैट्स इट। अब इन्हीं में पेरिफेरल न्यूरॉन में ही एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक कहते हैं। ये ऑटोनॉमिक को थोड़ा सा ध्यान समझना। ऑटोनॉमिक में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म हो रहे हैं। और जैसे मान लो आपकी ब्रेन से हार्ट तक कोई न्यूरॉन सेल आई है, राइट। अब तुमको पता है कि भाई ब्रेन से हार्ट तक आए, तो ब्रेन से हार्ट तक आए, इसको हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन पेरिफेरल में अभी हमने एक पेरिफेरल को देखा जिसको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना भाई। हॉट ऑब्जेक्ट छुआ, अरे गर्म फील हुआ, वो गया भाई, हाथ हटा लिया हमने, तो ये हमारी कंट्रोल में था, ये हमारी कंट्रोल में था। लेकिन कई ऐसे एक्शन होते हैं, जैसे अब हार्ट बीट का तेज होना, धीमा होना,
अब ये सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी पेरीफेरल का पार्ट है, मतलब ब्रेन से जो हार्ट के अंदर जो आएगी वो भी पेरीफेरल का पार्ट है, लेकिन उसमें होती हैं दो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक वो जो एक्शन को प्रमोट करेगा, एक वो जो एक्शन को डिमोट करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। तो ये आपकी होती हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं पेरीफेरल के अंदर। दैट इज गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आए। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। और ये ऑटोनॉमिक जो मैंने बताया ना, ये हमारे, लेकिन जो सोमैटिक होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है, राइट। तो हमने जो छुआ वो आपकी सोमैटिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भूल गया था मैं थोड़ा सा, अभी याद आ गया। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां हम बात करेंगे न्यूरॉन सेल और सिनैप्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में ये हमारा दूसरा वीडियो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। पहले वीडियो में मैंने आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया है और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी डिटेल के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखेंगे कि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर मुझे लगेगा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, टॉपिक कभी नेक्स्ट वीडियो की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी बातें करेंगे। बट आइए पहले हम लोग आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिनैप्स के बारे में बताऊं, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको नर्व कंडक्शन के बारे में बताऊं, सारी चीज़ों के बारे में बताऊं। लेकिन उसके पहले हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए गए कुछ टॉपिक को और क्लैरिफाई कर देते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया हुआ था कि हमारे नर्वस सिस्टम को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक को मैंने सीएनएस नाम दिया था और हमारा दूसरा था पीएनएस। सीएनएस वो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और पीएनएस वो जो कि हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, जो कि नर्व कंडक्शन को या फिर स्टिमुलस को लेने का काम करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को बाहर से लेता है और ब्रेन से किसी भी इंफॉर्मेशन को मसल्स तक भेजता है। ये काम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर पीएनएस करता है। ठीक है, सीएनएस जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये इंफॉर्मेशंस को देने का लेने का दोनों का काम करते हैं। जैसे देन लेन का काम जो होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो हमारे सीएनएस का होता है। उसके बाद पीएनएस में आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी थे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर हम ऐसे फंक्शंस को पढ़ते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो ब्रेन द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं, लेकिन वो हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो हमारी कंट्रोल में वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। और इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही आपको मैंने बताया था पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था आपसे। आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा कि हमारा नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट होता है, जिसे कि जनरली हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और ये जो हमारा न्यूरॉन होता है, इस न्यूरॉन की बॉडी क्या होती है, ये आम सेल से कैसे न्यूरॉन सेल हमारा अलग होता है, आज के इस वीडियो में हम न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा मोड़ा जानेंगे कि हमारे न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। अगर मैं न्यूरॉन सेल की बात करूँ आपसे, तो हमारा न्यूरॉन सेल जो है वो मेनली 3-4 चीज़ों से बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि उनसे मिलकर बना। पहली चीज़, न्यूरॉन एक सेल है तो उसके पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसके पास आम सेल के मुकाबले दूसरा जो फीचर है जो दूसरे सेल्स के अंदर नहीं है, वो है इम्पल्स को जनरेट करना। इसके पास में न्यूरोट्रांसमीटर्स का होना, इम्पल्स का जनरेट करना, इंफॉर्मेशन को इम्पल्स या फिर केमिकल के फॉर्म में कन्वे करना, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ये सारी चीज़ें इस सेल के पास में देखने को मिलती है। बाकी अदर सेल के मुकाबले अगर हम कंपैरिजन करें तो न्यूरॉन सेल एक ऐसी सेल जिसके पास में इम्पल्स को जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये सेल्स बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स में आती हैं, मतलब ये काफ़ी बड़ी सेल्स होती हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स में जाती हैं, काफ़ी अच्छी खासी इनकी लेंथ होती है। तो एक तो ये। नंबर दूसरी बात, कुछ फीचर्स और होते हैं, ये डिवाइड नहीं कर सकती, इनमें G0 फेज प्रेजेंट होता है और ये डिवीजन में नहीं होती है, G0 फेज में होती है सेल्स। ये सेल डिवाइड नहीं कर सकती, ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती है, तो ये भी इनके पास में एक ड्रॉबैक्स होता है। नंबर दूसरी बात, इनके पास में जो मेन पार्ट होता है ना, वो होता है डेंड्राइट्स, नंबर 1, सेल बॉडी, नंबर 2, एक्सॉन, नंबर 3, नेसल ग्रैन्यूल, नंबर 4। ये सभी वो पार्ट होते हैं जो हमारे न्यूरॉन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट इन सेल्स का या इन सभी चीज़ों का प्रेजेंट होना हमारे न्यूरॉन सेल को कैसे और क्या बनाता है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो सेल होता है, वहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म वगैरह देखने को मिलता है, और जो एक्सॉन होता है वहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसे जनरली हम लोग एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एक्सोप्लाज्म के नाम जानते हैं। और इसी सेल वॉल के अंदर या इसी सेल के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलता है,
जिसे जनरली हम लोग निसल ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं, या NISSL निसल्स ग्रेन्यूल के नाम जानते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं, या अगर मैं बात करूं डेंड्राइट्स की, अगर मैं बात करूं, तो ये इंपल्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी को रखते हैं। ये इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, जनरेट नहीं इसको बोलोगे आप, इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि एक न्यूरॉन सेल से इंपल्स को लेते हैं और उसे आगे मैसेज को कन्वे करते हैं एज अ इंपल्स के फॉर्म में। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं, आपको चीजें समझ में आए। देखिए, अगर हमारी बॉडी में कोई इंफॉर्मेशन कोई एक सेल से दूसरी सेल के पास में भेजना है, या एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, तो उसके लिए या तो आप केमिकल का सहारा लेंगे। अगर आप केमिकल का सहारा लेंगे तो केमिकल को ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में वक्त और टाइम लगेगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो केमिकल है। ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगना है। लेकिन अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्स जिसे क्विक परफॉर्म करना है, जल्दी परफॉर्म करना है, सडन परफॉर्म करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से हमें काम करना होता है, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूरॉन सेल का। क्योंकि न्यूरॉन सेल के पास में इंपल्स के फॉर्म में मैसेज को कन्वे करने की ताकत होती है। मतलब वो किसी भी चीज को इंपल्स के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको 100 मीटर पानी को ऐसे लुढ़का करके भेजना है, तो पानी को 100 मीटर लुढ़कने में टाइम लगेगा, मिनट लगेगा, 10 20 30 सेकंड लग सकता है। लेकिन अगर वहीं पे इंपल्स के फॉर्म में आप एक केबल ले लो, स्विच ले लो, और ऐसे स्विच दबाते हो तुरंत वहां पे पहुंच, मतलब कुछ मिली सेकेंड के अंदर जो होती है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है एक दूसरे का। तो मैक्सिमम चीजें यही चाहती है, मैक्सिमम हमारी बॉडी में यही चीजें होती है, जो इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से कन्वे करना है वो इंपल्स के फॉर्म में होता है। और इंपल्स के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें न्यूरॉन सेल पार्टिसिपेट करती है। और न्यूरॉन सेल के पास में वो सभी चीजें होती हैं जो अदर सेल्स के पास में नहीं, जैसे मैंने कहा निसल ग्रेन्यूल हो गया, एक्सोप्लाज्म हो गया, एक्सॉन हो गया, ये सारी चीजें, डेंड्राइट्स हो गया, ये सारी चीजें अदर सेल्स में नहीं है, लेकिन इनके पास में, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। न केवल इंपल्स को जनरेट करना, इंपल्स को ट्रांसमिट करने का भी काम होता है। ठीक है, तो जो जगह जहां पे दो न्यूरॉन सेल आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, याद रखिएगा, ऐसी जगह जहां पे दो न्यूरॉन सेल आपस में क्या हो, इंटरकनेक्टेड होती हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी जगह को जनरली हम लोग नर्व कॉर्ड, सॉरी वो सिनेप्स करा देते हैं। ठीक है, जहां पे दोनों न्यूरॉन सेल, मतलब दो न्यूरॉन सेल आपस में ज्वाइंट करेंगे, आपस में मिलेंगी, आपस में इंफॉर्मेशन को साझा करेंगी, ऐसे जगह को ही हमने नाम दिया है क्या, ऐसी जगह को ही हमने नाम दिया है सिनेप्स। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम भी देखने को आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक जो न्यूरॉन सेल आपको दिखाई दे रही, एक न्यूरॉन सेल आपकी दूसरे, जैसे मान लीजिए ये आपके एक न्यूरॉन सेल है, ये है न्यूरॉन नंबर 1 और ये न्यूरॉन नंबर 2। तो इस न्यूरॉन सेल ने अपनी इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन सेल को दे रहा है, और ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाया, देखिए ये एक न्यूरॉन सेल का है, ये है प्री सिनेप्टिक। कौन है? प्री सिनेप्टिक। ये न्यूरॉन सेल जो है वो क्या है, ये प्री मतलब जिससे इंफॉर्मेशन आ रही है, और ये है पोस्ट। क्या है? पोस्ट जिसमें इंफॉर्मेशन जा रही है। तो एक से इंफॉर्मेशन आती है और एक में इंफॉर्मेशन जाती है, और ये जहां पे जंक्शन होता है इसी को हम लोग जनरली सिनेप्स कहते हैं, या इस जंक्शन को हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और इस फॉर्मेशन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ये जनरली हमको न्यूरॉन के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। ये चीजें सबसे पहले आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल तौर पर और सिंपली समझते हैं, डायग्राम में देखिए, मेरी तरफ देखिए, आप डायग्राम में मेरी तरफ देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक न्यूरॉन सेल की लंबाई या लेंथ इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारी बॉडी के इस पोर्शन या इस उंगली से लेकर के ब्रेन तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे एक सर्किट बनता है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी से चौथी, तब जाकर के इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचेगी। मैं बात समझ में क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन कभी भी एक न्यूरॉन सेल के द्वारा यहाँ ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। कई न्यूरॉन सेल, एक न्यूरॉन सेल यहाँ से यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ से यहाँ, तीसरी यहाँ से यहाँ, चौथी यहाँ से यहाँ, मतलब 4 न्यूरॉन सेल मिलेंगी तब जाकर के यहाँ पहुंचेगी। एक और सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि तुम्हारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरे पास 1-1 किलोमीटर की वायर है, तो मुझे 5 वायर को जोड़ना पड़ेगा, राइट, 5 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए। तो उसी तरीके से 5 न्यूरॉन सेल आपस में जुड़ेंगी। तो एक न्यूरॉन सेल, एक तार दूसरे तार को इन्फॉर्मेशन देता है, तभी तार जोड़ोगे तो एक तार दूसरे तार को इन्फॉर्मेशन देता है, केबल को इन्फॉर्मेशन देता है। उसी तरीके से न्यूरॉन सेल बहुत लंबी सर्किट बनाता है ना, तो इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह से। और यहां से एक न्यूरॉन सेल इन्फॉर्मेशन आती है और वो कहां पर ट्रांसमिट हो जाती है? दूसरे न्यूरॉन सेल के अंदर, दैट इज अ सिनेप्स। और जहां पे एक जुड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ वही चीज यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया हुआ है, एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल से जाकर इंटरकनेक्ट हो रही, जिसे हम लोगों ने सिनेप्स नाम दिया। सिनेप्स में मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। रिमेंबर, ध्यान रहे कि
ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन का सबसे आखिरी लोकेशन है, जिसके बारे में भी मैं डायग्राम में बात करूंगा। ये आपके न्यूरॉन में एक हेड पोर्शन होता है जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जहां पे डेंड्राइट्स होते हैं। आइए डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आइए सिंपल, ये देखिए डायग्राम को। अब आप इस डायग्राम को अगर आप देखिए तो इस डायग्राम में आपको ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये हेड पोर्शन है। क्या सा पोर्शन है? ये इसका हेड पोर्शन है। इस हेड पोर्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है डेंड्राइट्स। क्या देखने को मिलता है? डेंड्राइट्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो ब्रांचेस हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, जहां से इनकी ऑरिजिन होती है उसे डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपको अंदर रीजन दिखाई दे रहा है, अभी मैं जूम करके आपको सीक्वेंस दिखाता हूँ, जूमिंग करके। तो यहाँ पे जो आपको ये रीजन दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग जो है वो एक्सॉन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? उसी को एक्सॉन का नाम देते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको। तो देखिए, ये जो लोकेशन है ये एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन। और ये जो लोकेशन है इसका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका डेंड्राइट्स हो गया। क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गया। और इस एक्सॉन के ऊपर, ये एक्सॉन अंदर वाली नली है जो अंदर की तरफ गई हुई है, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग जनरली माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ क्या काम करता है कि जो इंपल्स, देखिए यहां पे जो ट्रैवल करके जाएगा ना इंफॉर्मेशन, वो किस फॉर्म में होगा? इंपल्स के फॉर्म में होगा। याद रखिएगा बेटा, ये न्यूरॉन एक है, ये दूसरे को इंफॉर्मेशन देने जाएगा। कैसे देगा अभी मैं बताऊंगा आपको। जब इंफॉर्मेशन देगा तो जिस समय इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगा, क्योंकि न्यूरॉन बहुत लंबी है, अगर वो लंबी है केमिकल के फॉर्म में जाएगा तो इन्फॉर्मेशन पहुंचने में बहुत देर लगेगी। मान लो आप जल गए, कुछ भी हो गया, तो इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से पहुंचना है ना आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। तो तेजी से पहुंचने के लिए हमें इंपल्स की जरूरत पड़ेगी। मिली सेकेंड में अगर मैंने हाथ नहीं उठाया तो हाथ बहुत ज्यादा बर्न हो जाएगा। तो इसीलिए वो इंपल्स इस एक्सॉन के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है, और उसे ट्रैवल की प्रोसेसिटी को बढ़ाने में और शॉक को एब्जॉर्व करने में कौन मदद करता है? माइलिन शीथ मदद करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, माइलिन शीथ यहाँ पे इजी रोल करता है। माइलिन शीथ में बहुत छोटे छोटे आपको इसकी न्यूक्लियस है, जिसे हम स्वान सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान सेल भी बोलेंगे, इसको ध्यान में रखना है। और जहां पे जुड़े होते हैं उसे हम लोग जनरली नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, वो भी मैं भी आपको डिटेल में बात करूंगा। स्वान सेल, नोड ऑफ रेनवियर के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहां पे आपको देखिए कि ये न्यूरॉन सेल जाकर के अटैच हो रहा है मसल से, आपके मसल से। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपकी ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया कि आप इस हाथ को मूव कराओ। कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया न्यूरॉन सेल को। एक न्यूरॉन सेल दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर जो आखिरी न्यूरॉन होगा, वो आखिरी न्यूरॉन जाके कनेक्ट होगा मेरी मसल से। मतलब हमारा कमांड हमारी मसल पे होता है। किस पे होता है? मसल पे। तो मैं अपने मसल्स को मूव कराऊंगा। मसल से कौन जुड़ा हुआ है? बोन। तो कौन मूव करेगा? बोन भी मूव करेगा, है ना। तो मैं जिसको कमांड दे रहा हूँ वो न्यूरॉन को, न्यूरॉन किसको कमांड दे रहा है? मसल्स को। अब मसल जब मूव कर रहा है तो कौन मूव कर रहा है? आपका पूरा हाथ मूव कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपका पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है और यहाँ से कन्वे होते हुए इंफॉर्मेशन इंपल्स के फॉर्म में पहुंचती है एक्सॉन के आखिरी पोर्शन में, और आखिरी पोर्शन में पहुंचने के बाद तब इस लोकेशन में जा करके आपका जो मेन होता है आपका इंफॉर्मेशन वो कन्वे किया जाता है। किसके पास में? वो कन्वे किया जाता है आपकी मसल्स के पास में। और अगर मान लो सर्किट बहुत बड़ा है तो वो इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में फंस जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ना, ये इसी को हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। और इसी एक्सॉन टर्मिनल पे ही आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन आती है तब वो कन्वर्ट हो जाती है किस फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में। केमिकल के फॉर्म में, या जिसे हम लोग नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या नाम देते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर नाम देते हैं। इस बात को आप कभी भटकिएगा नहीं बेटा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आई वो इंपल्स के फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अगर न्यूरॉन होगी तो भी। तो टर्मिनल पे हमेशा याद रखिएगा कि टर्मिनल पे हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके केमिकल के फॉर्म में होगी, ना कि इंपल्स के फॉर्म में। अगर इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है। लिखित ले लो। तो ये बात है आपके न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की, जिसको मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उसको भी आगे हम और आपको डिटेल में बता देंगे, तो आप और भी चीज़ों को समझ जाओगे। बताने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं। तो एक्सॉन वो रीजन है जहाँ पे आपका मेन होता है, और ये एक्सॉन टर्मिनल होता है। और ये जो आपके हैं ये एक्सॉन टर्मिनल के सिनेप्टिक नोब है। क्या है? सिनेप्टिक नोब कहलाते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर लीक होंगे, दैट इज अ सिनेप्टिक नोब। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में कुछ नए स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसको हम लोग सोमा कहते हैं, मतलब जो हमारी सेल पार्ट होता है उसे हम लोग सोमा, दैट्स इट हो गया।
उसके बाद में आपका तीसरा जो स्ट्रक्चर है जिसे कि जनरली हम लोग एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन जिसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। ये अंदर वाली एक्सॉन है, ऊपर वाली मत समझना, ऊपर वाले को माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ में ही जो आपकी अगली स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग जनरली क्या नाम देते हैं, ये न्यूक्लियस होता है आपका, इसको बताने की जरूरत नहीं, दैट इज द न्यूक्लियस, जो हमारा मेन न्यूक्लियस होता है। और एक ये लोकेशन होता है, छठा लोकेशन जो एक्सॉन टर्मिनल हमारा होता है या नर्व एंडिंग होता है, जिसे हम लोगों ने अभी एक्सॉन टर्मिनल का नाम दिया। और सातवां पोजीशन जिसे हम लोग स्वान सेल कहते हैं, और ये जहाँ पे दोनों माइलिन जुड़ते हैं दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बस इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं, तो उस पर भी हमको कुछ बात नहीं करना है। न्यूरॉन आपके 3 तरह के हो सकते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन। ये फंक्शन के बेसिस पे हमने डिफाइन किया। किसके बेसिस पे डिफाइन किया? फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शंस के बेसिस पे मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और इंटर न्यूरॉन होते हैं। अभी बाइपोलर वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी होते हैं, फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे बता रहा है, फंक्शन के बेसिस पे वो न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से कहीं दूसरी जगह पे लेकर के जाएंगे, मतलब ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को मसल तक पहुंचाएंगे, वो मोटर न्यूरॉन का काम है। किसका काम है? वो काम है आपके मोटर न्यूरॉन का। अगर कोई इन्फॉर्मेशन को बाहर से स्टिमुलस को आपके ब्रेन तक ला रहा है तो वो सेंसरी न्यूरॉन का काम हो गया। और वैसी इन्फॉर्मेशन जो लेन और देन दोनों करता है, जो हमारे सीएनएस में मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है, वो होता है आपका इंटर न्यूरॉन। तो ये बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे मुद्दे पे, आपको एनसीईआरटी की सैर थोड़ा सा करा देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल जो है वो छूटा ना रह जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपने न्यूरोट्रांसमीटर बता दिए मल्टी। अब देखते हैं न्यूरॉन को स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहली जो कैटेगरी जिसे हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हमारे होते हैं वो उसमें आपको देखने को मिल रहा है, उसमें एक एक्सॉन होता है और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। एक एक्सॉन और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स, नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं वो आपको मल्टीपोलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूरॉन आपको ब्रेन में देखने को मिलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं, मतलब वॉलेंट्री एक्शन जहाँ ज़्यादा परफॉर्म होती हैं उस रीजन में आपको ये देखने को मिलते हैं। कौन? मल्टीपोलर न्यूरॉन। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन हमारे आईज के अंदर देखने को मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन की खास बात ये होती है कि इसमें आपको एक एक्सॉन और एक ही डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग बाइपोलर कहते हैं। ये आपको आईज के रेटिना में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला कैटेगरी जो है वो है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, और ये जनरली आपको होल ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, मतलब हमेशा हर स्टेज में नहीं देखने मिलता है, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तभी आपको ये न्यूरॉन या यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो देखने को मिलता है। बाद में वो कन्वर्ट होकर के मल्टीपोलर में भी सेट हो जाते हैं। तो जो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। यहाँ पे आपको 2 तरह के एक्सॉन देखने को मिलते हैं, या तो एक्सॉन आपके माइलिनेटेड होंगे, या तो माइलिन शीथ उन पे कवर होगी, या तो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उनमें आपको स्वान सेल देखने को मिलती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। गैप्स जो माइलिन शीथ के बीच में, 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं उसे जनरली हम लोग नोड ऑफ रेनवियर का नाम जो है वो देते हैं। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं वो ज्यादातर आपको स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व में देखने मिलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल नर्व या जो स्पाइनल नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, मतलब आपके बैकबोन से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उसे हम लोग स्पाइनल नर्व कहते हैं। और ऐसी नर्व जो ब्रेन से निकलती है उसे हम लोग क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, इन दोनों में आपको माइलिनेटेड जो है वो नर्व फाइबर जो है वो देखने को मिलते हैं। और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है वो आपको स्वान सेल और ये सभी चीज़ें, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल वगैरह नहीं होती है, वहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती है। सेल डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, और जनरली ये आपको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में हमें ये देखने को मिलते हैं। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूँ पीएनएस वगैरह में, तो वहाँ पे हमें ये वाले न्यूरॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सीएनएस में जनरली आपको नॉर्मली तौर पे अगर मैं सीएनएस की बात करूँगा तो ऐसी नर्व जो ब्रेन से राइज हो, जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो, वो माइलिनेटेड होती है। बट ऐसी नर्व जो इन दोनों से राइज नहीं होती हैं उनमें जनरली आपको ऑटोनॉमस और सोमैटिक के अंदर हमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सेल देखने को मिलती हैं। तो आई थिंक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, मैंने जो आपको बताया। अब एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं बात करने वाला हूँ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वीडियो के अंदर कि आपका जो नर्व इम्पल्सेस होता है वो एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। लेकिन मैंने बताया कि आपके न्यूरॉन सेल के पास में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्पल्स को जनरेट कर सकता है,
है या उसके अंदर इंफॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिटेड होती है। जब इंफॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिटेड होती हैं तो हमारे एक्सॉन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वहाँ पे 2 आयन पार्टिसिपेट करते हैं जिसे कि जनरली हम लोग सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का नाम देते हैं। रिमेंबर बेटा, सभी लोग ध्यान सुनेंगे मेरी बात को तो आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से सुनते रहिएगा, बस आपको समझ में आता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूरॉन सेल एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर इम्पल्स का कंडक्शन होता है, उनके अंदर इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स मतलब ट्रांसमिट होती है। इम्पल्स के ट्रांसमिट होने से हमारे न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो आयंस होते हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो चेंजेस 2 आयन के होते हैं, दैट इज अ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। यही सोडियम आयन पोटेशियम आयन कैसे काम करता है उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से हम चीज़ों को सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उठाएंगे, बहुत ही प्यार से बस चीज़ों को बस आप सुनते जाइएगा, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, रुकिए मैं एक ब्लैक स्लाइड ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बहुत ही आराम समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक न्यूरॉन सेल है। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक न्यूरॉन सेल बना लिया, ये है गया हमारा एक्सॉन और ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन सेल डेंड्राइट्स वगैरह हो गई और ये हमारा एक्सॉन हो गया। क्या हो गया? एक्सॉन। हमको कुछ नहीं करना है, इसी एक्सॉन को लाना है और इम्पल्स यहाँ पे आती है और इम्पल्स इसी एक्सॉन से होते हुए जाएगी यहाँ पे। कहाँ पे जाएगी? ये पहुंचेगी आपके एंडिंग पोजीशन पे, जिसे कि हम लोग एक्सॉन टर्मिनल कह रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एक्सॉन टर्मिनल, हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन वाला पोर्शन जनरली इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है। इसमें इंफॉर्मेशन इम्पल्स के फॉर्म में होती है और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है टर्मिनल पे वो केमिकल के फॉर्म में होती है। केमिकल मतलब कौन सा केमिकल? मैंने बताया केमिकल का मतलब वो केमिकल होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और इम्पल्स जो है वहां पे 2 इम्पल्स को जनरेट करने के लिए 2 आयन जरूरी होते हैं, दैट इज अ सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयन। तो ये 2 आयन आपके बहुत जरूरी है। जिधर की तरफ पोटेशियम आयन होगा उधर की तरफ हम नेगेटिव मार्क करेंगे, क्योंकि पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन हमेशा सोडियम आयन से कम ही रहता है, तो इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव को शो करते हैं। और सोडियम आयन हमेशा प्लस में होगा। अगर 3 का 1 सोडियम आयन तो 2 का 1 पोटेशियम आयन, तो 3 प्लस होंगे सोडियम में और 2 प्लस होंगे पोटेशियम, इसलिए पोटेशियम को हम लोग माइनस से शो करते हैं और सोडियम को हम लोग प्लस से। अब इसी एक्सॉन को अगर मैं इस तरीके के फॉर्म में बना लूं तो आपको मैं बता दूं कि नॉर्मल कंडीशन में जिस समय आपके एक्सॉन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, कुछ नहीं होता है, उस समय आपकी मेम्ब्रेन पोलराइज होती है। किसी भी मेम्ब्रेन के पोलराइज होने का मतलब ये है कि वहां पे आयंस मौजूद है। वहां पे 2 आयंस जो है वो जनरली मौजूद होते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे जो आपको आयंस देखने को मिलते हैं उनका कुछ अलग चार्ज होता है, बाहर की तरफ जो आयंस होते हैं उनका कुछ अलग चार्ज होता है। जैसे शुरुआत में अंदर की तरफ जो आयन होते हैं दैट इज अ पोटेशियम आयन माइनस आयन। ये चीजों को आपको यहाँ पे डायग्राम में समझ में आएगा। तो शुरुआत में जिस समय सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, रिमेंबर बेटा याद रखिएगा, जिस समय सेल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सेल बिल्कुल एक्सॉन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होती है, जिस समय एक्सॉन बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होती है उस समय ये मैंने एक्सॉन बनाया है बेटा, एक्सॉन। ठीक है, इस समय एक्सॉन के जो अंदर का जो मैटर रहेगा, एक्सॉन मान लो ये एक्सॉन है आपका और ये एक्सॉन के ऊपर मौजूद चैनल्स हैं। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर मौजूद चैनल्स, ये एक्सॉन की एक लेयर है। यहाँ पे 3 चैनल हम लोग बनाते हैं। 2 चैनल जो है वो आपके एक सोडियम को ट्रांसपोर्ट करता है, एक पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करता है और एक एटीपीएस चैनल होता है, मतलब जो एटीपी के बेसिस जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। एक्टिव मतलब जो एटीपी के इस्तेमाल से सोडियम और पोटेशियम दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो शुरुआत में बिल्कुल माइनस चार्ज अंदर की तरफ होता है और प्लस चार्ज ऊपर की तरफ होता है, मतलब सोडियम ऊपर होता है और पोटेशियम अंदर होता है। शुरुआत में बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में साइटोसॉल वाली पोजीशन, मतलब अंदर की तरफ जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि अंदर की तरफ रेस्टिंग कंडीशन में अंदर की तरफ हमेशा पोटेशियम आयन होगा, बाहर की तरफ हमेशा सोडियम आयन होगा नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर?
उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इस मेम्ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब जैसे ही इस मेम्ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन, जैसे ही एक्सॉन में इंफॉर्मेशन आती रहेगी, इंफॉर्मेशन के आने से क्या होगा कि आपकी मेम्ब्रेन में चेंजेस आएंगे और लगातार जो सोडियम आयन बाहर की तरफ था अब वो मूव करके आपके एक्सॉन के अंदर आना शुरू कर देगा। ध्यान सुनिएगा, ये तभी होगा जब इंफॉर्मेशन आपके इम्पल्स जब आपके एक्सॉन में ट्रांसफर होगी। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन किसके अंदर आएगी? डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आएगी आपके एक्सॉन के अंदर। जैसे इंफॉर्मेशन एक्सॉन के अंदर आएगी, सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे, बाकी पोटेशियम आयन का चैनल क्लोज है, ट्रांसपोर्टिंग चैनल क्लोज, सारे चैनल क्लोज रहेंगे, केवल सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे और सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे सोडियम आयन लगातार अंदर आते रहते हैं, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और दूसरी तरफ मेम्ब्रेन, मतलब जो पहले मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव थी, अब अंदर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर की मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर चला आएगा। ध्यान सुनिएगा, जिस समय मेम्ब्रेन पोलराइज थी, नॉर्मल स्टेज में थी, उस समय मेम्ब्रेन के अंदर का जो चार्ज था वो नेगेटिव था, उस समय अंदर पोटेशियम आयन था, अंदर का चार्ज नेगेटिव था और बाहर का चार्ज पॉजिटिव था। लेकिन जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन आई, जैसे एक्सॉन में इंफॉर्मेशन आई, तुरंत सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो गया और मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो गया और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, क्योंकि एक ही तरफ चार्जेस बढ़ते चले गए। जब एक ही तरफ सारे चार्जेस, जब एक ही तरफ पोटेशियम भी और एक ही तरफ सोडियम हो जाता है ना, तो वो मेम्ब्रेन बेटा जनरली डीपोलराइज आती है, क्योंकि अब वो इक्वल चार्जेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब ये जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, इंपल्स चली जाती है और जैसे इंफॉर्मेशन इंपल्स जैसे ही उस मेम्ब्रेन से आगे जाएगी, जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ की इंफॉर्मेशन अभी इतनी दूर पे इंफॉर्मेशन मेम्ब्रेन में आई है, तो इतनी दूर के चार्जेस चेंज होंगे। फिर इंफॉर्मेशन जब वहां से जाएगी तब फिर वो दोबारा से अपने रेस्टिंग कंडीशन में आना शुरू कर देंगे। दोबारा जब वो रेस्टिंग कंडीशन में आना शुरू करते हैं तो उस समय क्या होता है कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो है वो बाहर जाना शुरू करेंगे। ध्यान सुनिएगा बेटा, पोटेशियम आयन ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा अपने चार्ज को मेंटेन करने के लिए। दोबारा से सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाएंगे, सोडियम आयन बाहर की तरफ जाएगा, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाना शुरू करेगा। और जब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएगा, शुरुआत में पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, जब ये पोटेशियम आयन बाहर जाता रहेगा ना, जिस समय ये पोटेशियम आयन बाहर जाता रहेगा, ये मेम्ब्रेन हो जाएगी हाइपर पोलराइज। क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज। एक ही तरफ सारा पोटेशियम आयन निकल जाएगा और मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में आएगी और हाइपर पोलराइज हो जाएगी। लेकिन जब दोबारा से क्या होगा कि ये दोनों चैनल बंद हो जाएंगे और एक्टिव चैनल खुलेगा और सोडियम आयन दोबारा अपने पोजीशन पे और पोटेशियम आयन अपने पोजीशन पे वापस चले जाएंगे और सेल दोबारा रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी। नहीं समझ में मेरी बात ना? जल्दी हो गया ना? ध्यान सुनिएगा, जल्दी हो गया, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। देखिए ध्यान सुनिए मेरी बात को, आपको अंदाजा लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, मैंने कहा कि मान लीजिए क्या ही, ये मान लीजिए एक न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन मैंने कहा ये एक्सॉन पोजीशन है, यहाँ से इंपल्स आई है और इंपल्स कहाँ गई हुई है? इंपल्स है इस समय एक्सॉन में। कहाँ है एक्सॉन? यही तो इंपल्स वो ट्रांसफर करेगी किसी दूसरे न्यूरॉन को ना, लेकिन यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुंचेगी इंपल्स के फॉर्म में। तो इंपल्स जब ट्रेवल करता है एक्सॉन में तो एक्सॉन के आयंस में चेंज लाता है। कैसे चेंज लाता है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा एक्सॉन हो गया। क्या हो गया? एक्सॉन। ठीक, ये एक्सॉन हो गया ना। एक्सॉन पे 3 चैनल मौजूद हैं। 2 चैनल तो है भाई आपके, एक चैनल है सोडियम, एक चैनल है पोटेशियम और एक चैनल है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाला सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। ठीक है, मान लेते हैं 3 चैनल है। ठीक है, ये एटीपी वाला है जो एनर्जी का यूज करेगा, ये मान लेते हैं पोटेशियम वाला है, ये मान लेते हैं सोडियम वाला है। क्लियर? अब देखिए, जिस समय मेम्ब्रेन नॉर्मल, और ये मान लेते हैं कि एक्सॉन के बाहर का मीडियम है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर है, और ये आपका अंदर का एक्सॉन के अंदर का है, मतलब ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब देखिए शुरुआत में पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है, पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होता है और सोडियम आयन बाहर ज्यादा होता है शुरुआत में। ठीक है, सोडियम आयन बाहर ज्यादा है। क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर है ना? ओके, दैट्स इट। इस कंडीशन को, जिस समय सोडियम आयन ऊपर है वहां पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? प्लस। और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? यहाँ पे चार्ज होगा नेगेटिव। जिधर तक पोटेशियम उधर नेगेटिव, जिधर तक सोडियम उधर प्लस। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ये नॉर्मल कंडीशन है। अब मान लीजिए इसके अंदर इंफॉर्मेशन आई। क्या आई? इंफॉर्मेशन आई, मतलब इसके अंदर इंपल्स आया, डेंड्राइट से इंपल्स इसके अंदर आया। इंपल्स के आते ही क्या होगा कि पोटेशियम आयन का चैनल बंद, ये एटीपी वाला चैनल बंद, ये 2 चैनल बंद हो जाएंगे, केवल एक चैनल खुला रहेगा सोडियम। सोडियम जो होगा वो अंदर आना शुरू करेगा और सोडियम के अंदर आने से
मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग कंडीशन में थी, जो पोलराइज थी, अब वो डीपोलराइज हो जाएगी। और डीपोलराइज जब मेम्ब्रेन होगी, मतलब इससे हमें पता लग जाएगा कि एक्सॉन के अंदर इंफॉर्मेशन आ गई है। एक्सॉन के अंदर इंफॉर्मेशन के आते ही वो डीपोलराइज होगी, ठीक है। और डीपोलराइज होते ही यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। पहले दोनों बराबर डिस्ट्रीब्यूट थे, मतलब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट थे, तब मेम्ब्रेन पोलराइज थी। लेकिन अभी सारा का सारा आयन एक ही तरफ चला है, तो ये डीपोलराइज हो गया, ठीक है। डीपोलराइज कोई चीज रहती तो उसको रीपोलराइज होना है, रिपोलराइजेशन होना है, या नॉर्मल कंडीशन में जाना है, तो क्या होगा कि जो सोडियम आयन चैनल होता है ना, वो क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पोटेशियम आयन चैनल ओपन होगा। अब धीरे धीरे पोटेशियम आयन बाहर निकलेगा। जब पोटेशियम आयन लगातार बाहर निकलता रहता है तो मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है, क्योंकि भाई नॉर्मल कंडीशन में पोटेशियम आयन अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी पोटेशियम आयन ही बाहर चला गया, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन लाने के लिए दोनों चैनल क्लोज हो जाएंगे, खुलेगा कौन? एटीपी वाला चैनल। ये 3 सोडियम को अंदर लेकर के आएगा, बाहर पड़ा हुआ सोडियम को, जो भी बाहर है सोडियम, मतलब सॉरी 3 सोडियम को बाहर लेकर के जाएगा जो अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि पोटेशियम बाहर गया था ना, सोडियम तो यहीं पे था। और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर के आएगा। इस तरह से पोटेशियम फिर से अंदर आ जाएगा और सोडियम फिर से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोबारा से ऊपर प्लस चार्ज होगा और अंदर माइनस चार्ज हो जाएगा। इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं स्टेज को, थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे जो स्टेजेस है वही चीज आपको ध्यान में रखना। देखिए सबसे पहले, देखिए बेटा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। शुरुआत में रेस्टिंग कंडीशन है, रेस्टिंग स्टेट में देखिए साइटोस्लार, अंदर की तरफ कौन चार्ज है? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पोटेशियम आयन है। कौन सा आयन है? पोटेशियम आयन है, ठीक है। बाहर की तरफ कौन सा आयन है? सोडियम आयन है, क्लियर। यहाँ पे 2 चैनल है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल और एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल, दैट इज गेटेड आयन चैनल। इसको हम लोग गेटेड आयन चैनल कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ रिमेंबर, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। जब मेम्ब्रेन को क्या हुआ? जब मेम्ब्रेन को डीपोलराइज होना था, मेम्ब्रेन क्या होना? डीपोलराइज होना था। उस समय सारे क्लोज थे, सब कुछ बंद था, ठीक है ना। इनएक्टिवेशन गेटेड, ठीक है, बंद, अभी कुछ भी ओपन नहीं है, सब बंद है अभी, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ? रेस्टिंग कंडीशन में सब कुछ बंद, सारे चैनल बंद, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मेम्ब्रेन में क्या होगा? डीपोलराइजेशन, मतलब जैसे ही इंपल्स आया, स्टिमुलस ओपन, जैसे स्टिमुलस आया, इंपल्स आया, सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया। स्टिमुलस ओपन द एक्टिवेशन गेटेड ऑन सम सोडियम आयन चैनल, ठीक है। सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया और सोडियम आयन चैनल को ओपन होते ही बाहर का जो सोडियम था वो अंदर आना शुरू हो गया। जब ये अंदर आएगा तो देखिए धीरे नंबर 1 ग्राफ पे क्या है? नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, ये नंबर 1 ग्राफ है, ये लाल वाला देखिए, लाल कलर का, ठीक है। तो रेस्टिंग कंडीशन है। थोड़ा सा सोडियम अंदर आया, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया। जब सोडियम सब कुछ पूरा का पूरा सोडियम अंदर आ गया, जब पूरा का पूरा सोडियम अंदर आ गया और गेटेड आयन चैनल से भी सोडियम अंदर आ गया, जब सारा का सारा सोडियम आयन, पहले शुरुआत में गेटेड आयन चैनल नहीं खुलेगा, गेटेड आयन चैनल तब खुलेगा जब क्या होगा? पोटेंशियल सोडियम का बढ़ जाएगा, तब गेटेड आयन चैनल भी खुल जाएगा, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और वो सोडियम आयन भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। और देखिए सोडियम आयन भी अंदर आ रहा है, और गेटेड आयन चैनल से भी आ रहा है और नॉर्मल सोडियम आयन चैनल से भी आ रहा है। देखिए डीपोलराइजेशन ओपन द एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल टू मोस्ट सोडियम चैनल व्हाइल द पोटेशियम चैनल एक्टिवेशन गेट रिमेन क्लोज। ये क्लोज रहेगा, पोटेशियम कहीं नहीं, पोटेशियम यहीं रहेगा, लेकिन सोडियम भी अंदर आ जाएगा। और जब एक ही तरफ सोडियम पोटेशियम दोनों आ जाएगा ना भाई, तो तुमको पता है मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरफ आयंस बढ़ गया, दूसरी तरफ तो आयन खत्म, एक ही तरफ आयन बढ़ गया। पहले दोनों तरफ जब आयन था, दोनों बराबर आयन था, अंदर की तरफ सोडियम, बाहर तरफ पोटेशियम, या बाहर तरफ सोडियम, अंदर तरफ पोटेशियम, तब तो मेम्ब्रेन क्या थी? आपकी पोलराइज थी, बराबर जब था। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी सोडियम भी अंदर हो गया और पोटेशियम भी अंदर हो गया। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखा? ऐसी सिचुएशन में हमने ये देखा कि आपकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, और मेम्ब्रेन के डीपोलराइज जब हुआ तो ग्राफ आपको ऊपर पहुंच गई। एक्शन पोटेंशियल, अब यहां पे पता लग गया कि भाई इंपल्स जा रही है, दैट्स इट। इंपल्स के जाने के बाद मान लीजिए इंपल्स चली गई, इंपल्स आगे निकल गई, इतने चैनल को क्रॉस कर गई। अब मान लीजिए इंपल्स पहुंच गई एक्सॉन टर्मिनल पे, ठीक है, केमिकल के फॉर्म में, इंपल्स खत्म। अब इस मेम्ब्रेन को दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आना है ना, ताकि दूसरी इंफॉर्मेशन इंपल्स के फॉर्म में ले सके। दोबारा नॉर्मल में आने के लिए तो ये क्या काम करेगी? सोडियम आयन चैनल बंद, सोडियम आयन अंदर ही है अभी, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम आयन चैनल बिल्कुल बंद। पोटेशियम आयन चैनल जो है वो खुलेगा, पोटेशियम आयन चैनल केवल खुलेगा और पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू करेगा। और पोटेशियम आयन जब वो बाहर जाता रहेगा तो ये पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन इतना बाहर चला जाता है कि मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? हाइपर पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाती है। देखो जिसको अंडरसूट भी कहते हैं, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो गई, ठीक है। जैसे ही मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज होती है तुरंत सोडियम आयन चैनल बंद, पोटेशियम आयन चैनल बंद। अब यहाँ पे खुलेगा एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल, और एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल से सोडियम और पोटेशियम दोबारा से अंदर बाहर आकर के अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, जिससे कि पोटेशियम अंदर ज्यादा हो जाता है। देखिए पोटेशियम अंदर ज्यादा हो जाएगा बाद में,
और बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा हो जाएगा। ये एक्टिवेटेड गेटेड आयन चैनल करते हैं, जो यहाँ पे नंबर 1 ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स इट गाइज, होपफुली आपको ये नर्व कंडक्शन का वीडियो समझ में आया। नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, मैं एक बार और आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है? सुनते जाइएगा, समझ में आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सुनिए, ध्यान सुनिए, हमारे पास 3 चैनल हैं और एक्सॉन को पहले समझना है, ठीक है? देखिए एक्सॉन जो है वो आपका एक्सॉन टर्म, जिसे हमने एक्सॉन नाम दिया या जो हमने न्यूरॉन नाम दिया, न्यूरॉन के अंदर एक डेंड्राइट वाला पोर्शन है, एक एक्सॉन वाला पोर्शन है और एक एक्सॉन टर्मिनल वाला पोर्शन है। इन तीनों को पहले समझिए। 3 चीज मैंने बताई, एक आपका है डेंड्राइट्स, एक आपका है लंबा सा एक्सॉन और एक आपका है क्या, एक आपका आखिरी में एक्सॉन टर्मिनल। डेंड्राइट्स के फॉर्म जो के पास में जो भी इंफॉर्मेशन आई वो इंपल्स के फॉर्म में, जो एक्सॉन में इंफॉर्मेशन आएगी वो भी इंपल्स के फॉर्म में होती है। लेकिन एक्सॉन क्या काम कर रहा है, एक्सॉन बीच में जंक्शन का काम कर रहा है, जो डेंड्राइट में आई हुई इंफॉर्मेशन को एक्सॉन टर्मिनल में भेजेगा। तो बीच में एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन बीच में पड़ रहा है, उसी एक्सॉन से होते हुए इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से कहां पहुंचेगी, एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचेगी। अब जो आपको एक्सॉन देखने को मिल रहा है, उस एक्सॉन के अंदर आयंस होते हैं, जिसमें नॉर्मल कंडीशन जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो एक्सॉन के अंदर होता है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और एक्सॉन के बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है सोडियम आयन। इतनी बात क्लियर है आपको? जैसे इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ आती है, ये आयन पलट जाते हैं, मतलब ये आयन माइनस अंदर, मतलब पोटेशियम अंदर सोडियम अंदर। मेम्ब्रेन मतलब शुरुआत में पोलराइज होती है, जितने चार्जेस अंदर पोटेशियम का उतना, मतलब चार्जेस बराबर रहना चाहिए दोनों, तब मेम्ब्रेन बिल्कुल पोटेशियम बना था। लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन आई वैसे ही सोडियम आयन धनाधन अंदर आना शुरू कर देंगे। जो सोडियम पहले बाहर था वो सोडियम लगातार उस मेम्ब्रेन से अंदर आने लगेगा, और जब सोडियम उस मेम्ब्रेन से अंदर आने लगेगा तो क्या होगा कि मेम्ब्रेन आपकी डीपोलराइज हो जाएगी। और सोडियम शुरुआत में तो पहले थोड़ा थोड़ा अंदर आता है, लेकिन उसके बाद में जब वो एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है, जब वो कहां पहुंच जाता है, एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है। देखो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड आपको वर्ड दिया होगा, जब वो अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड ये है इसका, जैसे वो अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, गेटेड आयन चैनल भी ओपन हो गया। पहले एक चैनल से आ रहा था सोडियम, अभी गेटेड आयन चैनल भी ओपन हो गया, और जब गेटेड आयन चैनल भी ओपन हो गया ना, तो दोनों तरफ सोडियम अंदर आने लगा, और जब दोनों तरफ से सोडियम अंदर आने लगा तो अंदर कंसंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया आयंस का कि मेम्ब्रेन पूरी तरह डिपोलराइज हो गई, और इससे पता लगा कि भाई वहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, ठीक है? इस तरीके से ध्यान सुनिएगा, जब इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके गई आगे की तरफ जब गई, तो आगे की तरफ जाने के बाद भैया अब तो मेम्ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, अब मेम्ब्रेन अपने नॉर्मल कंडीशन में आती है। नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए बोलोगे सर नॉर्मल कंडीशन का मतलब तो सर होता है कि भाई पोटेशियम अंदर होना चाहिए, यहाँ पोटेशियम, हाँ भाई शुरुआत में हमें चार्जेस को बैलेंस करना है, तो शुरुआत में पोटेशियम आयन बाहर जाएगा, और पोटेशियम इतना बाहर चला जाता है कि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज जाती है। हाइपरपोलराइज का मतलब पोटेशियम आयन बाहर चला गया। अब हाइपरपोलराइजेशन के बाद गेटेड आयन चैनल दोबारा से ओपन होगा और सोडियम को भेजेगा बाहर, जो अंदर पड़ा हुआ सोडियम उसको भेजेगा बाहर, और पोटेशियम जो बाहर गया हुआ उसको लाएगा अंदर। दैट्स इट, यही है पूरी पूरी मैकेनिज्म जिससे हम नर्व कंडक्शन कहते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा, और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की, तो हमारा बॉडी भले पूरा का पूरा बना है जो है बोन से, मसल से, तमाम तरह की चीजों से बना है, लेकिन ये मसल्स, ये बोन्स तब तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती हैं जब तक इन्हें जो है इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन ना दे। अगर मैं ब्रेन की बात करता हूं तो हमारी ब्रेन में कुल मिलाकर के एक ऐसा पार्ट होता है बॉडी का कि कोई बॉडी का कोई भी पार्ट हो, कितना भी बड़ा पार्ट हो, कितना भी छोटा पार्ट हो, लेकिन वो हर एक पार्ट, हर एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रेन के थ्रू ही ऑपरेट हो सकता है। तो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, और मैं आपको बताता चलूं कि ह्यूमन ब्रेन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता है आपकी बॉडी के लिए, जो कि कई अलग अलग तरह के पार्ट से मिलकर के बना होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके कारण बच्चे अक्सर ब्रेन वाला जो टॉपिक होता है उसको स्ट्रक्चर वाले मामले में थोड़ा फिसल जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो बात करूंगा ह्यूमन ब्रेन के केवल एनसीईआरटी दिए हुए लाइनों के बारे में। मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में कंप्लीट आपसे बात करने जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम केवल और केवल
एनसीईआरटी की लाइन को ही कवर अप करेंगे। वैसे मैंने आपके लिए 3D डायग्राम्स भी बीच में आपको शो करता रहूंगा ताकि काफी चीजें जो है वो आपके दिमाग और जहन में जो है वो क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ब्रेन होती है वो 3 तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। मतलब उसका बॉडी के अंदर 3 तरह से आप समझ सकते हो फंक्शन परफॉर्म करने का एक कैपेबिलिटी होती है। एक होता है जिसमें वो थॉट प्रोसेस वर्चुअलाइजेशन करता है, मतलब किसी भी चीज को वर्चुअल करना। वर्चुअल मतलब किसी भी चीज को सोचना, थिंक करना जो एक्चुअल में दिखाई ना दे आपको, लेकिन उस सोचे। एक तो प्रोसेस वो होगा जिसमें कोई भी कुछ नहीं दिखाई देता है, और एक दूसरा वो जिसमें कि जो ब्रेन होती है वो केमिकल सेंड करवाती है बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स के अंदर, ताकि वो ग्लैंड्स वो पर्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकें, और पर्टिकुलर हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने से वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो सके। और जो लास्ट तीसरी चीज है वो है इंपल्स। जी हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी का वो पार्ट होता है जो पूरी बॉडी को एज अ पूरी तरीके से कंट्रोल करता है एज अ इंपल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इंपल्स के फॉर्म में। अब ऐसा वो कर इसलिए लेता है क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वहां पे कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें कि सेंसेस को कैप्चर करने और मोटर एक्शन परफॉर्म करने, मतलब कि इंफॉर्मेशन को देने की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। मतलब कि अफेक्टर और इफ दोनों जो है वो हमें ब्रेन के अंदर वाले न्यूरॉन्स के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन को हमने बेसिकली 3 मेजर पार्ट किया हुआ है। वर्ड यूज किया है बेटा मेजर पार्ट। मेजर पार्ट में जब मैं आपके सामने मेजर पार्ट वर्ड यूज करूं तो आप ये बात समझ जाइएगा कि मैं अभी कंप्लीट पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें इंडिया के अंदर स्टेट, तो स्टेट हो गए, फिर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस हो गए, शहर हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल उसी तरीके से जब मैं बात करता हूं पार्ट ऑफ ब्रेन मेजर पार्ट, तो वो आपके केवल और केवल 3 है बेटा। कितने हैं? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आप इनको चाहो तो इनके एरिया के हिसाब से भी बता सकते हो। फोर ब्रेन जो हमारा ऊपर का पूरा हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है बाहर से, वो पूरा का पूरा हिस्सा हम फोर ब्रेन की कैपेबिलिटी। उसी तरीके से जब हम मिडिल रीजन की बात करते हैं, मिडिल वाला मिड ब्रेन के बारे में तो इंफॉर्मेशन वैसे बहुत ज्यादा ही कम है। आपके उनके फंक्शंस वगैरह से रिलेटेड चीजें बहुत कम ही है आपको मिलेंगी। उनके स्ट्रक्चर्स भी 1 या 2 ही एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए गए हैं, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन के बारे में नहीं है। लेकिन जो मेजर इंफॉर्मेशन हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन या फिर आपको फोर ब्रेन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो ये आपके हिंड ब्रेन बहुत लोग उसको हाइंड बोलिए, तो उसको हम लोग 2 अलग अलग पार्टों में जनरली इसको पढ़ेंगे। मेजर फंक्शन देखो बेटा यही परफॉर्म करने वाले, ठीक। एक मैंने कहा एक का फंक्शन ऐसा होगा। अब फंक्शन के बेसिस पे अगर हम चलेंगे ना तो फोर ब्रेन का अपना एक अलग फंक्शन, और फोर ब्रेन याद रखिएगा बेटा, जो फोर ब्रेन होता है वो वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन परफॉर्म करता है, वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। वही अगर मैं बात हाइंड ब्रेन की, तो हाइंड ब्रेन जनरली आपके इनवॉलेंट्री लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस को इस्तेमाल में लाता है। याद रखिए कि अगर हाइंड ब्रेन दिक्कत करता है तो फिर आपकी लाइफ में सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन अगर फोर ब्रेन में किसी भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन ही खराब होगा, पूरा का पूरा ब्रेन खराब, या कोई फंक्शन फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर के बारे में बात करेंगे। फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, लिम्ब क्या होता है, थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, हिप्पोकैम्पस क्या होता है, एमिग्डाला क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, आराम से बात करेंगे और एनसीईआरटी के लाइन साथ में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक ह्यूमन ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक क्रेनियम से जो है पूरी तरह से कवर अप होता है, पूरी तरह से ढका होता है। और जब हम क्रेनियम के अंदर देखते हैं तो ये जो रेड वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये रीजन होता है आपका कॉर्टेक्स। क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। तो कॉर्टेक्स वाला जो आप रीजन देख पा रहे हो, ये कॉर्टेक्स में एक रीजन नहीं होता है, इसमें आपको कई लेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे वाली स्लाइड में आपसे करेंगे। ये एरिया जो होता है उसको हम लोग जनरली फोर ब्रेन कहते हैं, जहां पे आपका सेरिब्रम आता है। क्या आता है? सेरिब्रम। याद रखिएगा बच्चे, सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में कंफ्यूज होते हैं। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन।
तो ये याद रखिएगा, ये है आपका सेरिब्रम। बाकी जो भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, एमिगडाला, ब्रेन स्टेम, हिपोकैम्पस, ये सब 4 ब्रेन के अंदर ही आते हैं और ये अलग तरह का सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा। तो मैं कुछ बातें आपसे पहले ही कर लेता हूं ताकि आगे वीडियो में चलूं तो आपके लिए काफी इजी हो जाए। पहली चीज समझ लीजिए कि जो 4 ब्रेन होता है बेटा, जितनी भी चीजें आप स्मेल करते हो, टेस्ट करते हो, थिंक करते हो, गोल अचीव करते हो, लैंग्वेज पढ़ते हो, विजुलाइज करते हो, मेमोरी स्टोर करके रखते हो, ये सारी चीजें आपके 4 ब्रेन का ही पार्ट होती है, याद रखिएगा बेटा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चीजों को स्मेल करना और चीजों को थिंक करना, ये दोनों अलग अलग प्रोसीजर है। तो दोनों ब्रेन में एक ही जगह नहीं हो सकती, जरूरी नहीं कि एक ही जगह हो। तो 4 ब्रेन के अंदर भी हमने कई मेजर रीजन में 4 ब्रेन को भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। फिर उनके रीजन के हिसाब से पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा कि ब्रेन का कौन कौन रीजन होता है और वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके पहले चलने के पहले एक बात और जानते चलिए कि जो आपका ब्रेन होता है वो 2 मिडिल हिस्सों से डिवाइड होता है बेटा। जिस तरह से जब आप अखरोट को तोड़ते हो ना, 2 अखरोट जो है वो आधे आधे से डिवाइड कर जाते हैं, उसी तरह से आपके ब्रेन को भी जब आप तोड़ोगे ना तो एक हेमीस्फीयर राइट तरफ और एक हेमीस्फीयर लेफ्ट तरफ आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों हेमीस्फीयर, बोलोगे सर जब दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों, इसकी इंफॉर्मेशन को यहां और इसकी इंफॉर्मेशन को यहां, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट भेजने के लिए भी आपकी ब्रेन के अंदर होता है बेटा। जानते हो क्या, आपकी ब्रेन में एक स्ट्रक्चर पाता है जिसको हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं, जहां पर ऐसे न्यूरॉन सेल्स, ऐसा न्यूरल रीजन होता है जो इंफॉर्मेशन को लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर कर सकता है। तो कार्पस कैलोसम को याद रखिएगा। कार्पस कैलोसम हमारे दोनों हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम जो है वो करता है। अब आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्कल, या जिसे हमने अभी आपको क्रेनियम वर्ड यूज किया। एंड रिमेंबर बेटा, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मैनिंग्स। और जो ब्रेन होता है बेटा, इनके ऊपर जो पूरी लेयर आपको देखने को मिलती है उसको हम लोग क्रेनियल मैनिंग्स का नाम जो है वो जनरली यहां पे देते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन में से मेनाइंग्स, मैनिंग्स जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, बट दैट इज अ क्रेनियल मैनिंग्स जहां पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रेन का एक पूरा का पूरा थोड़ा 3D दिखाने की कोशिश किया गया है, क्योंकि पावर पॉइंट हमारा थोड़ा पुराना है। 3D डायग्राम में लगाता रहूंगा, आपको चीजें जो है वो जरूर विजुअल होती रहेंगी। अब अगर मैं अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ता हूं बेटा, तो आप अगली स्लाइड की तरफ देखेंगे तो यहां पे आपके ब्रेन के अलग अलग मेजर पार्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। सबसे पहले अगर आप ब्रेन के पार्ट की तरफ देखिए तो हमारे ब्रेन को 3 बेसिक हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब यहां पे ये 3 जो आप हिस्से देख रहे हो ब्रेन के, ये इनके मेजर पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट है? मेजर पार्ट्स। कहने का मतलब अब इन हिस्सों के अंदर भी कई हिस्से आएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास में मिड ब्रेन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो मिड ब्रेन में आपको कोई भी नीचे लाइन देखने को नहीं मिला। जनरली लोग जो बात करते हैं वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, और आपको एनसीईआरटी में भी मिड ब्रेन के बारे में बहुत थोड़ा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर ब्रेन की तरफ अगर आप देखिए तो फोर ब्रेन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 सेरिब्रम एंड नंबर 2 डायनसिफेलॉन, जिसके अंदर हम लोग, डायनसिफेलॉन के अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं बेटा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मीजेंसिफेलॉन जो हम लोग बोलते हैं वो मिड ब्रेन को बोलते हैं, और डायनसिफेलॉन जो बोलते हैं बेटा वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टीलेंसिफेलॉन हम लोग किसको कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपकी दिक्कत है भाई, आप बताइएगा इसको। तो ये है आपका डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ब्रेन चीजों को थिंक करती है, थिंक करने का काम हमारे सेरिब्रम का होता है बेटा। किसका होता है? सेरिब्रम। थिंक करना, लैंग्वेज आइडेंटिफाई करना, ये सब काम है सेरिब्रम का। वर्चुअलाइज करना किसी भी चीज को, ये काम किसका है? सेरिब्रम का है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे डायनसिफेलॉन की, जहां थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना एज अ फॉर्म ऑफ हार्मोन्स। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रख के चलना है कि एक तो सेरिब्रम है, सेरिब्रम आपके ब्रेन के वर्चुअलाइज करेगा, किसी भी चीज को थिंक करना है, कोई गोल अचीव करना है, वो काम किसका होगा? सेरिब्रम का होगा बेटा। लेकिन
अगर कोई हार्मोनल रिस्पॉन्स करना है तो हार्मोन्स को या हमारी जो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी को ऑपरेट करने का जो बेटा काम करेगा ना, वो आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस करेगा। साथ में पीनियल ग्लैंड को भी रेगुलेट करते हैं, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा कभी फिर से। तो यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस का काम होता है आपकी बॉडी की जो तमाम तरह की ग्लैंड है उनको इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर करना। एंड द लास्ट वन इज दैट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 बेसिक पोर्शन पढ़ते हैं बेटा, याद रखिएगा। हाइंड ब्रेन जो है वो बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करके काम करता है। आपकी लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजें जो ऑपरेट की जाती हैं बेटा, वो ऑपरेट की जाती है हाइंड ब्रेन के थ्रू। और ये सारी एक्शंस इनवॉलेंट्री होती हैं। इन्हीं के अंदर हम लोग ब्रेन स्टेम भी पढ़ते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा ब्रेन स्टेम, जहां पे आप पढ़ते हो स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम। ये सभी जो आप ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, पोन्स, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, इस रीजन को ही बेटा हम लोग कहते हैं ब्रेन स्टेम। याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पे बड़ा सा जो रीजन होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। और ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बाकी छोड़ करके, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्टेक्स, ये सारे 4 ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं जिनको हम आगे अभी आपसे 3D वीडियोस के अंदर भी बात करेंगे। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ब्रेन के लेयर्स के बारे में बेटा। लेयर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी ब्रेन बेसिक 3 लेयर आप यहां पे देख रहे हो, दैट इज सबसे अंदर की तरफ कॉर्टेक्स के सबसे पास जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पाया मैटर। याद रखिएगा बेटा, इसको हम लोग कहते हैं पाया मैटर। हमारे ब्रेन को हमने सेक्शन को काट करके यहां देखा है। पहला जो है वो आया आपका पाया मैटर, उसके ऊपर दूसरी लेयर जो है बेटा वो होता है एरेक्नोइड, और इसी एरेक्नोइड में ही फील होता है, जानते हो क्या? सेरिब्रल फ्लूइड बेटा। याद रखिएगा, जो आपका सेरिब्रल फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जो है नम रखने के लिए, बहुत ज्यादा ये कुशनिंग प्रोवाइड कराने का काम जो होता है बेटा, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है अरेक्नोइड के अंदर, ठीक है। तो अरेक्नोइड हमारी दूसरी लेयर है, और सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। आइए इसको पढ़ते चलते। कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, अ वेरी थिन मिडिल लेयर कॉल्ड अरेक्नोइड। बहुत थिन मिडिल लेयर होती है, इसको हम कहते हैं अरेक्नोइड। और सबसे अंदर की लेयर जो कांटेक्ट होती है बेटा ब्रेन के टिश्यू से, जो कांटेक्ट होती है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो कांटेक्ट होती है, वो होती है पाया मैटर। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, दैट इज अ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और रिमेंबर, ये सारी की सारी लाइनें एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, तो अपनी किताब में देखते रहिए, डायग्राम को पढ़ते रहिए, यही आपका मेन बेसिक फंडा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट है उनको मैंने यहां पे कलर से आपको इंडिकेट किया हुआ है। पहला जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है बेटा, यहां पे देखिए, सबसे पहले जो आपको बिल्कुल ब्लू कलर का रीजन देखने को मिल रहा है, ये ब्लू, रेड और ये पर्पल कलर का जो रीजन देखने को मिल रहा है बेटा, और ये वाला रीजन भी, ठीक है। ये सारे रीजन को हम लोग 4 ब्रेन का कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। याद रखिएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होता है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, और एक थोड़ा बड़ा रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या कहते हैं बेटा? थैलेमस। याद रखिएगा। और ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका हाइंड ब्रेन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर हम लोग पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा वगैरह जो है वो पढ़ते हैं। द 4 ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ, आपको डायग्राम 3D में भी मैं बगल में लगा दे रहा हूं, आपको सामने दिख रहा होगा कि 4 ब्रेन के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट है, मिड ब्रेन के अंदर आपके कौन कौन से पार्ट है, और हाइंड ब्रेन के अंदर आपको कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं। द 4 ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेरिब्रम, सबसे पहले जो हमें पार्ट देखने को मिला वो क्या है? सेरिब्रम। फिर उसके बाद थैलेमस, एंड अगला जो है वो आपका है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम इज लॉन्गिट्यूडनल इनटू 2 हाल्व्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो ब्रेन है वो 20 से 2 अलग अलग पार्ट में बेटा डिवाइड होती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। द हेमीस्फीयर आर कनेक्टेड, अ ट्रैक कॉल्ड नर्व फाइबर इज कॉल्ड कार्पस कैलोसम। और जो आपका बीच में दोनों लिंक होता है, दोनों हेमीस्फीयर जो लिंक होता है जिस चीज से, उस नर्व फाइबर को ही हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं कार्पस कैलोसम। याद रखिएगा, नेक्स्ट वाले स्लाइड के अंदर मैं आपके सामने क्लियर मेंशन कर रहा हूं। यहां पे आप देखिए, ये हमारा ब्रेन है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस रीजन को बेटा, इस रीजन को याद रखिएगा, मैं मेंशन भी करता चल रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिएगा, इस रीजन को, जो आपका ये वाला रीजन है, एक सेकंड रुकिए, पेन के कलर को चेंज कर लेते भाई, इन कलर को ले लो भाई, ठीक है।
तो ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स रीजन। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर से इंडिकेट होगा बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम कहते हैं बेटा। और ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाले रीजन को जनरली हम लोग जो है बेटा कहते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। सॉरी, यहां पे एक ऐसे गोल रीजन होगा, वो थैलेमस होगा, और उसके अंदर होगा बेटा हाइपोथैलेमस। और ये जो रीजन होता है बेटा, ये होता है पिट्यूटरी। क्या होता है? पिट्यूटरी। तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, याद रखिएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और फिर उसके बाद आपकी आती है पिट्यूटरी। ठीक है, ये तो बगल साइड से ब्रेन बता रहा है। अब अगर मैं ऐसे कर दूं ब्रेन को और बीच से देखूं ब्रेन को, तो ब्रेन का मेरे एक हिस्सा होगा लेफ्ट साइड में और एक हिस्सा होगा राइट साइड बेटा। अब यहां पे थोड़ा डायग्राम को ऐसे करके बता दिया गया, पीछे दिखा रहा है, तो राइट ये और लेफ्ट आपका ये हो गया। तो ये राइट और ये हमारा लेफ्ट, और इसको बीच से जो जोड़ रहा है बेटा नर्व फाइबर, वो कहलाता है कार्पस कैलोसम। क्या कहलाता है बेटा? उसको ही हम लोग कहते हैं कार्पस कैलोसम। इस बात को आप कभी भी भूलेंगे नहीं, इस चीज को आपको हमेशा याद में रखना है बेटा, वरना आप ही के लिए दिक्कत होगा, मेरे लिए तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। अब यहां पे हम अगले स्लाइड पर बात करेंगे। वैसे ही एक 3D डायग्राम था, मैं 3D डायग्राम के थ्रू भी आपको बता सकता हूं चीजों को, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। रीजन के बारे में आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पे जो आपकी पूरी की पूरी जो रीजन आप देख रहे हो बेटा, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि एक 4 ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? 4 ब्रेन का पार्ट है बेटा। इस 4 ब्रेन के पार्ट में यह बताने की कोशिश की जाएगी आपको कि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, तो यहां दरारों में आपको थोड़ा डार्क ब्राउन दिखाई दे रहा होगा, है ना, और बीच में आपको थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा होगा। तो जो रीजन थोड़ा हल्के कलर में व्हाइट कलर का होता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं, क्या पता है? व्हाइट मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। और जो थोड़ा डार्क कलर का आपको यहां दिखाई दे रहा है दरारों में, ये चीज बेटा कहलाता है आपका डार्क, सॉरी क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं डार्क व्हाइट मैटर, और एक मैटर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, तो जो आपका डार्क कलर का है वो ग्रे मैटर, और जो आपके लाइट कलर का आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग व्हाइट मैटर के नाम से जानेंगे। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? देखो, जहां पे न्यूरॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा, जहां पे न्यूरॉन सेल की अधिकता होगी, ज्यादा होगा, मैक्सिमम इन नंबर होगा, वो एरिया थोड़ा डार्कर जोन में आता है, जिसको हम लोग ग्रे मैटर के नाम से जानते हैं। और जबकि अगर मैं बीच वाले हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की, तो ये व्हाइट रीजन होता है, जहां पे आपके एक्सॉन्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। ये रीजन जो है जनरली कहलाता है आपका क्या? ये रीजन कहलाता है आपका व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, ब्रेन में बीच हिस्सा व्हाइट मैटर, किनारे का हिस्सा ग्रे मैटर। लेकिन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बीच का हिस्सा ग्रे मैटर, साइड का हिस्सा व्हाइट मैटर कहलाता है। इन दोनों चीजों में भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द लेयर ऑफ द सेल विच कवर द सेरिब्रल मेसोस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो लेयर आपको यहां पे देखने को मिल रही है हेमिस्फीयर पूरा का पूरा, इसी को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड द थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, यहां पे आपको छोटे छोटे फोल्ड देखने को, ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है बेटा डार्क कलर का ना, ये फोल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फोल्ड कहलाता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर। जो फोल्ड आपको देखने को मिल रहा है बेटा, उसको हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं, ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि ये थोड़ा ग्रे कलर का होता है। अब यहां अलग कलर दिखाई दिया। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर, और जो ये अंदर का रास्ता आपको देखने को मिले, दरारें देखने को मिल रही, फोल्ड देखने को मिल रहा है, जहां का ग्रे कलर या डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा बेटा, उस रीजन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी कौन मौजूद होगा? उस जगह पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूरॉन की सेल बॉडीज देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? सेल बॉडीज देखने को मिलेंगी। आपने मनवाना था ये 1 2 3 4 क्या है? तो बेटा मैं आपके सामने कुछ चीजों को बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेरिब्रम के अपने और पार्ट के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और स्लाइड में देख लेते हैं और क्या चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दैट्स इट। अब यहां पे आप देखिए कि द सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। यहां पे याद रखिएगा बेटा कि जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये कार्पस कैलोसम है, और कार्पस कैलोसम के अंदर का जो हिस्सा होगा, यहां पे जो हिस्सा होगा बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस कहते हैं। एंड विच मेजर पार्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। आपकी बॉडी में कोई भी सेंसेस को भेजना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करना, या हार्मोन्स को रेगुलेट करना,
ये सारी चीजें बेटा थैलेमस और हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, लाइज द बेस ऑफ थैलेमस। जहां पे आपको 3D डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ब्रेन को ये जो हिस्से में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। ऊपर वाले हिस्से जस्ट यहां पे मौजूद है थैलेमस, और इस वाले हिस्से में मौजूद होता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहां पे होता है आपका पिट्यूटरी। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस, यहां देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ये रहा आपका, और इस रीजन को बेटा हम लोग कहते हैं थैलेमस, और जिसे मिला के हम लोग कहते हैं डायेनसेफेलॉन। क्या कहते हैं? डायेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि हमारी ब्रेन में जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ईटिंग और ड्रिंकिंग को, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूट्रिटरी सेल्स को, इस तरह के हार्मोन्स को जो रेगुलेट करने का काम करता है, वो होता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस। इसके बारे में भी हम लोग और बात करेंगे। थोड़ा सा आप अगले स्लाइड 2 पर चलते हैं। ये ब्रेन के वो हिस्से हैं बेटा, ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया जा रहा है। फोर ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी जो फोर ब्रेन होता है उसके अलग अलग रीजन। देखो बेटा, ये सब है फोर ब्रेन ही, लेकिन हर एक फोर ब्रेन का बेटा अपना अलग फंक्शन होता है, ठीक है ना। देखिए ये सारे फोर ब्रेन के रीजन 1 2 3 4, ये जो रीजन चारों आपको देखने को मिल रहा है, ये चारों के चारों आपके फोर ब्रेन के रीजन है, जिनका काम वॉलेंटरी एक्शन ही परफॉर्म करना है, लेकिन अलग अलग तरह का। नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या बेटा? प्रॉब्लम सॉल्विंग। भैया आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन सा रीजन है? फ्रंटल लोब है बेटा। क्या है? फ्रंटल लोब रहेगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा, उस रीजन को हम लोग बोलेंगे फ्रंटल लोब बोलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, इनहिबिशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनल ट्रेट्स, ये सब चीजें बेटा फ्रंटल लोब का काम है। तो जब आप सर यहां से दर्द करे, जब आप कोई चीज सोचते हो ना, पढ़ाई वढ़ाई सोचते हो ना, तो ये दर्द करने लगता है। टेम्पोरल लोब, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझना है, ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंसिंग, म्यूजिकल अवेयरनेस, मेमोरी, हियरिंग, लर्निंग, फीलिंग, ये सब चीजें टेम्पोरल लोब की बात होती है बेटा। क्या? टेम्पोरल लोब इस साइड में होती है। ऑक्सीपिटल लोब यहां पे होती है बेटा, जिसको सॉरी यहां पीछे की तरफ, और पैराइटल लोब थोड़ा ऊपर की तरफ। पैराइटल लोब सेंस, टचेस, स्पेशियल परसेप्शंस, विजुअल परसेप्शंस, एकेडमिक स्किल्स, मैथ्स कैलकुलेशन, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीजें बेटा पैराइटल लोब की है। तो ये वाला स्ट्रॉन्ग रखना है हिस्सा आपको एग्जाम में जाना है तो। और ऑक्सीपिटल लोब बेटा विजुअल परसेप्शन, विजुअल इंटरप्रिटेशन, रीडिंग, ये सब चीजें होती हैं ऑक्सीपिटल लोब। और बाकी चीजें तो भाई आप लोग जानते हो, ये वाले हिस्से जो है ये हमारे हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं, जिनका काम कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम के लिए होता है। और ये ब्रेन स्टेम है बेटा, जैसा कि मैंने कहा, ये लाइफ प्रोसेस वगैरह, ब्रीथिंग्स, डाइजेशन वगैरह करने में रोल प्ले करती है। तो ये बेटा फोर ब्रेन के मेजर पार्ट थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहां पे हम लोग अपने ब्रेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में बात करें, एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्से के बारे में बात करें, जिसका नाम है बेटा, उसका नाम है, उसको हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। याद रखिएगा, हमारी फोर ब्रेन के अंदर ही कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनके बड़े ऊट पटांग से नाम है, और उन नामों को मिला करके हमारे फोर ब्रेन का पूरा एक हिस्सा बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसका काम हमारी बॉडी के अंदर थिंकिंग, ईटिंग, हर एक चीज से रिलेट करता है बेटा। उस सिस्टम को हम लोग जनरली लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं उस सिस्टम को? उस सिस्टम को जनरली हम लोग लिम्बिक सिस्टम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो आइए जाके इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल, जब हम लोग इसके अंदर की बात करते हैं बेटा, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जब इसके अंदर जाएंगे ना, बाहर से नहीं दिखाई देता, अंदर रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट किया गया है। जब इसके अंदर देखते हैं तो यहां पे बेटा ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, यहां पे जो चौथा वाला स्ट्रक्चर चमकीला चमकीला दिखाई दे रहा है, इसको एमिगडाला कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला हमारे ब्रेन में पेयर में होता है, लेफ्ट और राइट पेयर में होता है, दो होते हैं हमारे पास एमिगडाला। कितने होते हैं? 2 एमिगडाला होते हैं। एक होता है बेटा, दो आपको दिखाई देंगे हिप्पोकैम्पस, जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये हिप्पोकैम्पस है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है सीहोर्स या हिप्पोकैम्पस जैसा दिखने में होता है, इसलिए हमने इनको स्ट्रक्चर के हिसाब से हिप्पोकैम्पस बोल दिया बेटा। और बाकी आपका हाइपोथैलेमस एक ही होता है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है बेटा, और येलो कलर वाला, ये बेटा है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। तो ये पूरा पार्ट मिल करके बेटा एक लिम्बिक सिस्टम बनाता है। क्या करता है? लिम्बिक सिस्टम बनाता है। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये सभी मिलकर बनाएंगे लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम है क्या, करता क्या है? अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के साथ लग करके आपके बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को, सेक्सुअल बिहेवियर को, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को डेवलप करता है, एक्सप्रेशन को, इमोशंस को,
जो भी इमोशनल चीजें होती है बेटा, और ये जानते हो आप इसको एक काम करिएगा, मैं यहाँ पे लगाए दे रहा हूं आपके सामने कि कौन कौन से ब्रेन के पार्ट किस किस तरह के इमोशंस के लिए काम में आते हैं, वो भी आप ध्यान रखें। जानते हो क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने आप पहले बताया कि अगर 4 ब्रेन के किसी एक हिस्से को निकाल दो तो क्या पूरा ब्रेन खराब हो जाएगा? नहीं भाई। क्या आदमी मर जाएगा? नहीं मरेगा भाई। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ये बातें की गई, भाई अगर किसी आदमी का एमिगडाला निकाल दो तो क्या होगा? तो भैया मेरे जो एमिगडाला का फंक्शन होगा, बगल में दिखाई दे रहा होगा, जो एमिगडाला का फंक्शन वो परफॉर्म नहीं होगा। आदमी रहेगा लेकिन उसकी ब्रेन, जैसे एमिगडाला का मान लो फंक्शन है कि वो किसी भी, हिप्पोकैम्पस का एक फंक्शन है कि वो किसी मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक याद करके रखा है। अब भाई अगर गजनी को चोट लग गई, गजनी में क्या हुआ था? उसने जब मारा किसी को, जब गजनी को मारा, जो गजनी तो बाद में पड़ा ना उसका नाम, जब उसने आमिर खान को मारा तो उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया, और हिप्पोकैम्पस डैमेज होने के कारण उसको जो है रिसेंटली चीजें क्या होने लगी? भूलने लगी। तो इसका मतलब उसके हिप्पोकैम्पस में प्रॉब्लम है बेटा। तो इसी तरीके से ब्रेन के जो भी पार्ट में आपको चोट लगेगा वो पार्ट अफेक्टेड होगा। बस पार्ट के फंक्शन पढ़ लो, काम खत्म है, दैट्स इट। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिएक्शंस, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एंड मोटिवेशन, ये सारी चीजें बेटा हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो लिम्बिक सिस्टम का एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस होते ही छोटे हैं, लेकिन इसे, अच्छा ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये किससे कनेक्टेड है? 4 ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर आपको कोई चीज याद है नहीं तो आप कैसे उसको देखे ही नहीं हो कभी, तो याद, तो देखना सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट है, 4 ब्रेन का पार्ट है, और उसको याद करके रखना वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है बेटा आपके लिम्बिक सिस्टम का। किसका? लिम्बिक सिस्टम का। इमोशंस को, किसी को देख लिया लेकिन इमोशनल कैसे, मनमा इमोशन जागे रे कैसा हुआ, वो बेटा आपके लिम्बिक सिस्टम से डेवलप होगा। ठीक है, देखा अपने आंखों से, गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, लेकिन जो इमोशन जनरेट हुआ आपके अंदर वो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो बेटा ये हमारे 4 ब्रेन का आखिरी जो है पार्ट था जिसके बारे में मैंने बताया। ये हमारे लिम्बिक सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा सेरिब्रम रीजन, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया। छोटा सा हाइपोथैलेमस, उसके ऊपर बड़ा सा आपको मिलेगा थैलेमस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का थैलेमस हो गया बेटा। और उसके बाद में आपका हिप्पोकैम्पस, जो मैंने बताया ये वाला रीजन हिप्पोकैम्पस, और उसमें छोटा सा लगा हुआ पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एमिगडाला बेटा। ठीक है, अगले रीजन पे आते हैं बेटा। अब ये मिड ब्रेन जो था, वहां पे हम लोग 2 स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली जानते हैं। ये जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन ऊपर से आप देखोगे मिड ब्रेन, और इसके अंदर जो कंसिस्ट होता है बेटा वो होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो लिखा है द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द 4 ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। तो जो पोन्स रीजन होता है और जो आपका ये वाला रीजन होता है, इन्हीं के बीच में बेटा ये रीजन जो आप देख रहे हो, ये रीजन कहलाता है आपका मिड ब्रेन। क्या कहलाता है? ये सब दोनों रीजन, ये रीजन कहलाता है आपका मिड ब्रेन। इसको आपको ध्यान में रखना है बेटा। अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एडिक्वेट, जहां पे एक खाली प्लेस होगा, कैनाल अभी आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, 3D डायग्राम में आपको भेज लगा दे रहा हूं। ये जो कैनाल आपको डायग्राम में दिखने को मिल रहा है, ये है आपका बेटा कैनाल, जो हम कह रहे हैं सेरिब्रल एडिक्वेट, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन। जब हम इसको पीछे की तरफ से देखेंगे तो हमें 2 आपको देखने को मिलेंगी, 4 राउंड देखने को मिलेगा, 4 राउंड ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग देखने को मिलेंगी, लोब्स देखने को मिलेंगी, जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलेंगे बेटा। ये जो आपको रीजन लोब देखने को मिला, ये मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में यही मेंशन है, इनके पार्ट को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम का हो जाएगा। बाकी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा कि सर मिड ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ा दीजिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा बेटा। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स सेरिबेलम। अब हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन के पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है तो खत्म भी करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बारे में बात करें। देखिए आपकी ब्रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा, वो माना जाता है हाइंड ब्रेन। कहने का देखो भाई, ये लाइफ प्रोसेस ऑपरेट करता है। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीनों जो रीजन आप देख रहे हो बेटा, ये तो मिड ब्रेन है मान लो। ठीक है, ये पोन्स और ये आपका 4 ब्रेन, और इसके बीच में आपको ये देखने को मिला, और इसी को हम लोग कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन तो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो ब्रेन स्टेम होती है बेटा, हमारे ब्रेन स्टेम में हम पढ़ते हैं ये रीजन, जिसमें पोन्स, मेडुला और आपका ये पूरा रीजन आता है, ये जो आप यहां पे देख पा रहे हो। पोन्स, मेडुला, ये दोनों जो रीजन होते हैं ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये आपके हार्ट को के रेट को ऑपरेट कर सकते हैं, आपके लंग्स के मूवमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, ब्रीथिंग को ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला ये लाइफ थ्रेट होते हैं, जान लो। अगर ये काम नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स,
cerebellum and medulla, also called medulla oblongata. Pons consist of fiber tract that interconnect different region of the brain. पोन्स जो है वो आपके ब्रेन के अलग अलग रीजन पे मौजूद अपने न्यूरॉन सेल्स को भेजे रहता है, इंटरकनेक्ट किया रहता है. सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन अंडर प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस ऑफ मेनी मोर न्यूरॉन. इसके पास में भी आपको बहुत सारी न्यूरॉन सेल्स जो है वो देखने को मिलती हैं. द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड. और जो मेडुला रीजन होता है ना बेटा, ये सीधे कनेक्टेड होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन से. किससे? स्पाइनल कॉर्ड. देखो जिसको हमने वर्टिब्रल आर्टरीज बोला ना, ये वर्टिब्रल है बेटा, और यहीं पे कनेक्टेड होता है आपका मेडुला. क्या? मेडुला. द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, हार्ट वाला, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस वगैरह जो रिलीज होता है. एंड 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा. ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो बेटा ब्रेन स्टेम होता है वो मेन रीजन माना जाता है आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए. तो ये रहा ब्रेन का एक शॉर्ट ठीक ठाक वीडियो. अब थोड़ा सा जाते जाते मैं आपको एक बार एक रिकैप करवा दे रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और अच्छे से तैयार हो जाए. बेटा इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से रीजन आपको क्या क्या कारनामा करके जो है वो दिखा रहे हैं. ठीक है, तो मैं एक स्लाइड और ओपन करता हूं, एक सेकंड वेट करिएगा, आपको चीजों को थोड़ा और अच्छे से एग्जामिन करवा देता हूं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करूंगा. ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा. ओके, एक स्लाइड और होगी ना, पार्ट ऑफ द ब्रेन, ग्रेट एक्सचर. ओके 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 ओके, ये दिस पीसी में गया, एंड्रॉयड यही है, यही होना चाहिए. यशु बर्थडे ये किसने इसमें डाल दिया? इन शॉर्ट यूआई विद ग्रेट एक्सचर बैकग्राउंड. इसको एक बार ओपन करते हैं. काफी, हाँ ठीक है, सही है. ओके, तो यहां पे आप इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा नजर डालिए बेटा. ठीक है, देखिए ये मैंने ब्रेन को यहाँ पे लेबल करके आपको बताया हुआ है. शॉर्ट में इसको देखते चलते हैं. देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन? द ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कंट्रोल एवरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिलेटेड द ह्यूमन बॉडी, द कंट्रोल मेमोरी, थॉट, इमोशंस वगैरह. देखिए ये आपके लोब से बेटा फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल. ठीक है, और पांचवा जो रीजन है दैट इज द सेरिबेलम. इसकी इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि बाकी जो रीजन देख रहे हो ये आपके फोर ब्रेन के हिस्से के अंदर आएंगे, जबकि ये वाला जो रीजन आप देखोगे वो आपके हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, फ्रंटल लोब का काम यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया गया. प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग, स्पीच, रीजनिंग, ये सब फ्रंटल लोब का काम करते हैं. ऑक्सीपिटल लोब के बारे में फंक्शंस वहां पे परफॉर्म करके बता दिया गया है कि भाई नीचे नीचे देखिए क्या काम करते हैं. ठीक है ना, तो ये अलग अलग तरह के आपको देखने को इनके फंक्शंस मिल जाते हैं. पेन्स, टेम्परेचर, टचेस वगैरह ये आपके फ्रंटल पैराइटल लोब के काम होते हैं. ऑक्सीपिटल लोब का काम देख लीजिए आप, विजुअल इंफॉर्मेशन वगैरह ऑक्सीपिटल लोब के अंदर आता है. और टेम्पोरल लोब के अंदर आपको वर्ड मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग या लैंग्वेज वगैरह वो टेम्पोरल लोब के अंदर. ठीक है, सेरिबेलम के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि सेरिबेलम जो होता है बेटा वो एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फ्लूइड और टू वॉकिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, लर्निंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीजें जैसा कि मैंने कहा इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, लर्न करना, ये सारी चीजें सेरिबेलम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. सेरिबेलम कंट्रोल आई मूवमेंट जो आपका होता है वो व्हेन यू वाचिंग टीवी और ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट विद योर आईज, तो वो सब चीजों के लिए जो आप भी इंफॉर्मेशन को करते हो वो सब कौन करता है? ऑपरेट सेरिबेलम करता है. ठीक है, और इंटरेस्टिंग ब्रेन फैक्ट के बारे में यहाँ लिखा है, द ब्रेन ट्रिपल इन साइज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एंड स्टॉप ग्रोइंग एट द एज ऑफ 18. 18 साल के बाद ब्रेन डेवलप करना बंद कर देगा. द लार्जेस्ट ब्रेन ऑन अर्थ बिलोंग टू द स्पर्म व्हेल एंड वेट 20 पाउंड्स का है. द एडल्ट ब्रेन प्रोड्यूस इनफ पावर टू लाइट 25 ऑफ बल्ब. अब में से 75% ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर. ठीक है, अब यहाँ पे द एंड है, ब्रेन का लेवल आपका हो गया खत्म. तो बेटा ये रहा आपका वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. होपफुली आपने वीडियो को मजा आया होगा, आपने वीडियो को देखा होगा. अगर आप वीडियो को और डिटेल में ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर यस मैं पढ़ना चाहता हूं. तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा. ऐसे एग्जाम की तैयारी करते रहिए बेटा. 11th क्लास में है ये सिलेबस, लेकिन आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तब तक के लिए बाय बाय. और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग मटेरियल डायग्राम के साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं मेरी हैंडबुक बायोलॉजी की बुक, जो आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगी. आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सीधे सीधे मैं आपको बताता भी चलता हूं. आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं. देखिए आपको सीधे जाना है, चाहे आपके पास अगर फ्लिपकार्ट का ऐप होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सीधे ऐसे जाइएगा यहाँ पे गूगल पे, यहाँ सर्च करिएगा फ्लिपकार्ट. ओके, क्या करिए सर्च करिएगा
फ्लिपकार्ट सर्च कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट, ओके। और फ्लिपकार्ट पे आप लोग चले जाइएगा, फ्लिपकार्ट ओपन कर लीजिएगा। तो आपके सामने यहाँ पे आपको सर्च करना है विधान हैंडबुक बायोलॉजी। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं विधान हैंडबुक, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सीधे विधान हैंडबुक आपको सर्च कर लेना है और आपके सामने जो है बुक की सारी अमेजोन और ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारे बुक की आपको डिटेल मिल जाएगी। आप कोई भी जगह से लिंक परचेज करके जो है वो आप बुक को जो है वो परचेज कर सकते हो, ठीक है। देखिए फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपको मीशो पे भी मिल जाएगा, मीशो पे भी, ये देखिए मीशो पे भी अवेलेबल है ये बुक्स। तो आपको दोनों दो पार्ट्स में देखने को मिलेगी। तो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर आपको अलग अलग तरह की प्राइजेस देखने को मिलेगी। और अगर आपको और कम दाम में चाहिए तो आप मेरे ऐप विधान बायोलॉजी को डाउनलोड करिए, वहां से परचेज कर लीजिए, सस्ते दाम में मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूं।